ओके तो सो फार मैंने कल एक सवाल दिया था और सवाल भी ऐसा दिया था कि जो कि मटीरियलिटी को मिला के था। तो चलें एक एक करके आपसे पूछेंगे कि आप लोगों ने उसने क्या कारनामा अंजाम दिया। पर मैंने देखा था बच्चों ने अच्छा पिक किया माशाल्लाह, यानी उसमें जो बेंचमार्क की सिलेक्शन थी उस पर भी बात की, सही है ना। और फिर ये भी कहा कि अगर सही बेंचमार्क सेलेक्ट हो जाता तो मटीरियलिटी क्या आती, कम आती, ज़्यादा आती, कम आती। और अगर मटीरियलिटी कम आती तो वो जो मिस स्टेटमेंट है वो एक्सीड कर जाती है और वो क्या कहलाती, मटीरियल। और फिर यूज़र का डिसीजन जो है वो क्या हो जाता। अच्छा अदरवाइज अगर आप ये हरकत ना करते तो आप कह रहे होते कि दिस मिस स्टेटमेंट इज़ नॉट मटीरियल, जबकि ऐसा नहीं है। और आप कह रहे होते कि भाई यूज़र को इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा, जबकि यूज़र को इफेक्ट पड़ेगा। तो ये पूरी कहानी जो हमने कल भी सीखी थी, चलें इसको भी ज़रा हम सल्यूशन को भी ले जाएं वहाँ पे। ओके तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अनाया लिखती हैं कि असाइनमेंट 4 है, सिंस द मटीरियलिटी शुड बी डिटरमाइंड बाय यूजिंग बेंचमार्क ऑन विच द यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज फोकसिंग, बट एज इन दिस सिचुएशन मटीरियलिटी इज डिटरमाइंड यूजिंग द टोटल एसेट्स एज बेंचमार्क ऑन विच मैनेजमेंट इज फोकसिंग। क्या ये सही लिखा है? आपने बेंचमार्क सेलेक्ट करना होता है किसको देखते हुए, यूजर को देखते हुए, ना कि मैनेजमेंट को देखते हुए। तो आपको ये देखना होता है कि वी शुड सेलेक्ट अ बेंचमार्क ऑन विच द यूजर इज फोकसिंग, not on which the management has the focus, because we are auditing for the users. अच्छा फिर appropriate benchmark तो गलत सेलेक्ट किया है, तो उसमें ये होगा ना कि appropriate benchmark अगर गलत सेलेक्ट हुआ है तो ultimately it will lead to incorrect calculation of materiality that will be at a higher side, क्योंकि assets तो आप ये कहें ना कि भाई ये तो उसके लिए benchmark ही नहीं है, profitable कंपनी है। चलें अच्छा आगे लिखती हैं ये कि एज आमना टेक लिमिटेड इज अ प्रॉफिटेबल कंपनी सो द प्रॉफिट बेंचमार्क इज अप्रोप्रिएट। चलें ये भी बात समझ आती है। और सो फोकस ऑफ यूजर विल बी ऑन द प्रॉफिटेबिलिटी। मटीरियलिटी शुड बी डिटरमाइंड यूजिंग प्रॉफिट एज अ बेंचमार्क एज फॉलोज। 9 मिलियन की आई थी। ओके एंड एज लॉयर स्टेटेड द चांस ऑफ विनिंग द केस इज रिमोट, सो द एस्टिमेटेड फाइनेंशियल लॉस ऑफ 11 मिलियन शुड बी रिकॉर्डेड इंस्टेड ऑफ बीइंग डिस्क्लोज। बिल्कुल सही है। But if management will only disclose it in the financial statement, then financial statement will not be free from material misstatement, as 11 million is exceeding the materiality limit of 9 million. अच्छा materiality limit नहीं लिखते, materiality threshold लिखते हैं। सही है, materiality threshold लिखते हैं। सही है, N is material, very good यार, मतलब बहुत अच्छा लिखा और बिल्कुल परफेक्ट लिखा। अच्छा मैंने बहुत सारे बच्चों की ड्राफ्टिंग देखी ना, तो मोर और लेस उन्होंने आइडिया सही कन्वे किया है, कुछ एक्सप्लेनेशन ऊपर नीचे की, बट आइडिया सही कन्वे किया है। जैसे यहाँ पे अहमद भी लिखते हैं द ऑडिट टीम यूज द रॉन्ग बेंचमार्क टू कैलकुलेट द मटीरियलिटी अकॉर्डिंग टू आइदर 320 द प्रॉफिट ओरिएंटेड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी शुड यूज द प्रॉफिट बिफोर टैक्स, सो द करेक्ट मटीरियलिटी शुड बी अबाउट 9 मिलियन। देखो नहीं, आपने इस पर ये बताना, फोकस ऑफ यूजर इस पर होना चाहिए, फोकस ऑफ यूजर। Using an incorrect benchmark means the auditor initial assessment of materiality was wrong and this can result in material misstatement not being detected. The lawyer stated that the chance of losing the case is remote, so under IAS 37 no provision or disclosure is required. गलत, यहाँ भंड मार दिया। देखो मैंने पता क्या किया था, मैंने उलट साइड से लिखा था इसको, चांसेस ऑफ विनिंग इज रिमोट कर दिया था मैंने। तो बहुत सारे बच्चों ने ये भी गलत पिक किया। देखो चांसेस ऑफ लूजिंग रिमोट नहीं था, चांसेस ऑफ विनिंग रिमोट था, मतलब हारने के चांसेस क्या हो गए, ज़्यादा होगा। तो उस केस में तो आपने रिकॉर्ड करना चाहिए, ना कि तो बहुत सारे बच्चे इस जाल में भी आ गए था। सबसे पहले तो मैंने सॉले को भी भेजा था, ये मैं तो सॉले रीड करता हूँ, जल्दी जल्दी कर रहा था, अपने पेपर की तैयारी भी कर रहा है। उसने भी बोला कि सर प्रोविजन रिकॉर्ड होना चाहिए, यानी इसने सही किया हुआ है। बल्कि उसने कहा इसने सही किया हुआ है, क्यों रिमोट है। मैंने कहा भाई उलट पढ़ो ना, चांसेस ऑफ लूजिंग नहीं रहा, चांसेस ऑफ विनिंग था। तो हम नहीं जीत सकते इसका मतलब है हम हारेंगे। तो ये कुछ हिसाब किताब था जी। कौन सी? 5% जो है ना, 5% जजमेंट नहीं होती है, ये इंडस्ट्री प्रैक्टिस है, ये ओवरऑल इंडस्ट्री प्रैक्टिस है। यानी अगर मैं आपको कहूँ रेवेन्यू का 0.5 से लेके 1% होता है, तो ये भी एक इंडस्ट्री प्रैक्टिस है, इसलिए बनाई गई है इंडस्ट्री प्रैक्टिस। ओवरऑल ये कहा जाता है जितना बेंचमार्क बड़ा होगा ना उतना परसेंटेज कम होगा, ताकि आप अप्रोप्रिएट लेवल पे ले आएँ।
नहीं नहीं 5% सही, मतलब आइडियली 5% लिया जाता है, अनलेस कि आपका रिस्क ज़्यादा हो ना तो अपनी मटीरियलिटी को क्या कर लेते हैं, कम कर लेते हैं। सही है, सुना है। Basis of materiality selected by the audit team is inappropriate as a profitable company, the profits of the company shall be the benchmark for materiality. An amount can be driven by applying appropriate rate that is अच्छा, पर तुमने ये नहीं बताया ना कि why you are selecting profit, बताओ आगे। that is determined by the professional judgment of the auditor, as the benchmark rate is selected by on which the user is focusing, either the management. Moreover, the unreported नहीं, तो तुम्हें लिखने का तरीका थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। तुम ये बोलोगे कि द ऑडिट करेंटली द ऑडिट टीम हैज सेलेक्टेड द बेंचमार्क ऑन विच द मैनेजमेंट इज फोकसिंग रेदर देन, क्योंकि जब क्रिटिसाइज करना होता है ना किसी को, तो पहले आप ये बताओ कि आपने क्या गलत किया है, criticize करें फिर उसका सोल्यूशन दो। देखो एक सीक्वेंस बन जाएगी ना, आपको इवैल्यूएट करने का बोला जा रहा है, तो आप पहले क्रिटिसाइज करो, भाई क्या हो गया यार, ये तो तुम मैनेजमेंट के फोकस करता उस पर लेके गए हो, जबकि आपको फोकस किस पे करना चाहिए, यूजर के फोकस एरिया पे। चलें आगे। Moreover, the unreported provision of rupees 11 billion that has been wrongly disclosed can significantly influence the economic decision of the नहीं, अब तुमने यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्टकट मारा, तुम्हें यहाँ पे लिखना चाहिए कि सिंस द एज पर द लॉयर्स कंफर्मेशन, थोड़ा सा बनाना है, सिंस एज पर द, क्योंकि आपने एविडेंस को पहले बयान करना है ना, सिंस एज पर द लॉयर्स कंफर्मेशन चांसेस ऑफ विनिंग द केस इज रिमोट, सो इट इज प्रोबेबल दैट द आउटफ्लो विल अकर, यानी पैसे जाएंगे, सही ना, आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज होगा। सही है, तो बहुत हाई लेवल बताऊँ, पर उसको सादा खुशबू जबान में भी लिखोगे तो भी चलेगा। सही है, सिंस द चांसेस ऑफ विनिंग अ केस इज रिमोट रेदर देन बीइंग डिस्क्लोजिंग इट वी शुड रिकॉर्ड इट, या मैनेजमेंट शुड रिकॉर्ड इट, दिस विल बी कंसिडर्ड एज अ मिसस्टेटमेंट, दिस विल बी, अब ये कहानी सुनना मैं कैसे बताता हूँ। सो एज अ रिजल्ट दिस इज अ मिसस्टेटमेंट, एज अ रिजल्ट दिस इज अ, तो आपने पूरा बताया ना कि क्यों मिसस्टेटमेंट है, वाई, क्लियर है, क्योंकि आपने पहले क्या बोला, सिंस एज पर द लॉयर्स कंफर्मेशन, ये बात को फोकस होकर सुनना। देखो अगर ये नहीं लिखा तो इसको बनाना है ऐसे, ये तभी बताता हूं कि आपको ड्राफ्टिंग ऐसे करनी है, आपने सवाल से ही उठानी है चीज और बताना ये आपका एविडेंस है। सिंस एज पर द लॉयर्स कंफर्मेशन चांसेस ऑफ विनिंग अ केस इज रिमोट, देयरफॉर लायबिलिटी should be recorded instead of being disclosed in the financial statements. This will be considered as a misstatement. पहले बोलोगे this will be considered as a, this misstatement is considered to be material because it exceeds materiality threshold of rupees 9 million calculated as a percentage of profit before tax. देखो कैसा सीक्वेंस बना, पहले आपने बोला मेरे पास कंफर्मेशन आई, ऑनलाइन वालों बात समझ आ रही है, देखो बात सुनो, आपने बोला कंफर्मेशन आई है, उस कंफर्मेशन के बोला वीआईपी हो गया, सुनो देखो यही तो पूरी सीक्वेंस है, कंफर्मेशन बताई, कंफर्मेशन पे आपको सबूत है हासिल कि चांसेस ऑफ विनिंग अ केस इज रिमोट, सो इन दिस केस लायबिलिटी शुड बी रिकॉर्डेड इंस्टेड ऑफ बीइंग डिस्क्लोज्ड, दिस विल बी कंसीडर्ड एज अ, पहले आप सिचुएशन का जायजा लो, बोलो ये मेरे लिए मिसस्टेटमेंट है, और फिर लिखो दिस मिसस्टेटमेंट is considered to be material because it exceeds materiality threshold of rupees, और ब्रैकेट में calculated as a percentage of profit before tax, मल्टीप्लाई करके दिखा देना कितना क्लैरिटी से विजन आ रहा है। वो बोलेगा यार उसको पता है कि एक मिस स्टेटमेंट है, फिर उसने बोला कि मटीरियल भी है, और फिर आगे बताएगा। सो इन दिस सिचुएशन द ऑडिट रिपोर्ट, द अनऑडिटेड ओपिनियन विल बी modified, and in basis for modified opinion we will explain the nature of misstatement या nature of material misstatement। बात समझ आती है? तो देखो ये पूरा जुमला बना था मैंने खुद ही, इसलिए भी बोल दिया आप लोगों को कि भाई ये लिखने का तरीका है कि भाई ये मिसस्टेटमेंट है, ये मिसस्टेटमेंट मेरे लिए मटेरियल है। सही है। अच्छा एक सवाल ऐसा, जब तक एक कंपनी एक्सपेंशन कर रही होगी, अच्छा भाई डेल कह रहे हैं, एक तो कंप्यूटर के नाम रख के आते हैं, लेकिन हाउ शुड आई एक्सप्लेन दैट व्हाई वी शुड यूज प्रॉफिट बिफोर टैक्स टेकिंग मटेरियलिटी बेंचमार्क, बिकॉज द फोकस ऑफ यूजर इज नॉट एन एसेट, द फोकस ऑफ यूजर इज ऑन प्रॉफिट व्हेन द कंपनी इज प्रॉफिटेबल। कल वाले केस में बैंक के अंदर मैंने नेट एसेट्स पे क्यों किया था, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो बीच में था ना, तो अल्टीमेट फोकस ऑफ यूजर वुड बी इक्विटी नेट एसेट्स। क्लियर है? चलें, ये बात थी।
सर यहाँ ओपिनियन की बात नहीं पूछी, अगर ये नहीं लिखे, नहीं 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 नहीं, नहीं क्यों नहीं पूछी? एंड एक्सप्लेन रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशन, ये क्या है? रिपोर्टिंग है ना। रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशन में मटीरियल अनसर्टेनिटी भी आ सकता है, कैम भी आ सकता है, और ईओएम भी आ सकता है, और ओपिनियन भी आ सकता है। आपको खुद डिटरमाइन करना था। इसमें तो आई थिंक सीधा सीधा ओपिनियन मॉडिफाई हो रहा है, तो आप किस पे लेके जाएंगे बात को? मॉडिफिकेशन पे। अच्छा ये भी आगे ख्याल रखना, क्योंकि देखो मैंने आपको सब चीज़ें एक एक करके कनेक्ट की हैं। हो सकता था कि ऐसा कोई केस होता जो मटेरियल होता और डिस्क्लोज भी होता, तो ये कहानी जा रही थी उसकी तरफ, ईओएम की तरफ। अ मैटर इज फंडामेंटल फॉर यूजर अंडरस्टैंडिंग ऑफ एफएस, एक्सेप्शनल लिटिगेशन, याद आ रहा है? तो वो कहानी वहाँ जा सकती थी। अगर ये मटीरियलिटी थ्रेशोल्ड क्रॉस ना करता। नहीं देखो, हम तो कह रहे हैं कि अगर डिस्क्लोज होना चाहिए था और डिस्क्लोज भी कर दिया, और मटेरियल कंटिंजेंसी है, तो यू मे कंसिडर गिविंग इट इन ईओएम। ये कह रहा हूँ। तो तुम्हारा दिमाग उस तरफ गया नहीं होगा, मैं फिर बता रहा हूँ। हाँ तो अब तो फिर तो वो उसमें ही लिखा हुआ है ना, वो तो उसमें ही लिखा हुआ है कि प्रोवाइडेड दैट मैटर इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी, नहीं नहीं नहीं, मैटर इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी, क्या लिखा हुआ था उसमें? जिसकी वजह से ओपिनियन क्या होना चाहिए? मॉडिफाई। अबे उसकी एक्सेप्शन थी, क्या हो गया यार? एम्फेसिस ऑफ मैटर, याद है? मैटर इज एडिक्वेटली प्रेजेंटेड डिस्क्लोज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ऐसा ही है। दैट इन द ऑडिट प्रोफेशनल जजमेंट फॉर द मोस्ट सिग्निफिकेंट या सिग्निफिकेंट फॉर यूजर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फाइनेंशियल, प्रोवाइडेड दैट द ऑडिटर इज नॉट रिक्वायर्ड टू मॉडिफाई द ओपिनियन बिकॉज ऑफ दैट मैटर। ओ भाई ऐसे याद होना चाहिए ये। एंड द मैटर इज आल्सो नॉट द की ऑडिट। हाँ तो की ऑडिट मैटर तो है ही नहीं, और उसकी वजह से एक तो ऑब्वियसली वो मॉडिफाई हो रहा है, तो यहाँ आएगा या ऊपर जाएगा? ऊपर जाएगा। वरना तो आप रेफर करते थे, रेफर करना तो गलत है ना, क्योंकि एफएस ही गलत है। इस चीज़ को रिकॉर्ड होना चाहिए, डिस्क्लोज होना चाहिए, रिकॉर्ड होना चाहिए। डिस्क्लोज हुआ होता तो सोचते ये ईओएम है, उस पर भी पहले ये सोचते कैम है या नहीं है, उसके बाद उसकी बारी आती। क्लियर है जी? अच्छा कभी भी रिकॉर्डिंग पे ईओएम नहीं आता ना, हम रेफर करते हैं ना, तो रेफर करते हैं डिस्क्लोज अमाउंट को, ना कि रिकॉर्डेड अमाउंट को। जी वही डिस्क्लोजर कि प्रेजेंट हुआ है, बताया हुआ है, तो इंटरचेंजेबली यूज करो। सही है। अच्छा अब यहाँ पे आ गया, बादाम कितनी खाते? नहीं भाई वैसे ही याद हो गया है। इधर इन द अबव सिनेरियो द मटीरियली डिटरमाइंड इज नॉट करेक्ट, इट इज डिटरमाइंड कीपिंग इन व्यू इंटरेस्ट ऑफ द मैनेजमेंट नॉट ऑफ द यूजर्स। बिल्कुल सही है अमादुद्दीन। अच्छा भाई एक एक करके सवाल ले लेते हैं, प्लीज सुनना भाई। डेल को जवाब दे दो इधर, बातें नहीं भाई इधर। यहाँ ये वाली बात कंसिडरेशन में लेनी है कि पीवीडी इज फार लेस देन एसेट्स एंड वी हैव रिसेंटली केम अक्रॉस द मिस स्टेटमेंट ऑफ 11 मिलियन। नहीं नहीं, किसने कह दिया यार? भाई सिंपल जबान में बोल रहा हूँ कि आपको वो बेंचमार्क उठाना है जिस पे यूजर का फोकस हो। एक प्रॉफिटेबल कंपनी में यूजर का फोकस किस पे होगा? प्रॉफिटेबिलिटी पे। हमने जो बेंचमार्क यूज किया हुआ है वो यूजर को देख के नहीं किया हुआ, मैनेजमेंट को देख के किया हुआ है, जो कि गलत है। बस इतनी सी बात है। एंड हमें ये तस्करा करना है कि इफ वी वुड हैव यूज्ड benchmark as an asset, this would have resulted in higher materiality threshold, and this might have resulted in the conclusion that this misstatement is not material, but actually it is material. यही होगा ना? कल भी तो ये बताया था कि आप हायर थ्रेशोल्ड ले लोगे तो आपके लिए सब चीजें क्या हो जाएंगी? इमटीरियल। तो जबकि गलत है ना, यूजर तो फोकस कर रहे हैं मेरे प्रॉफिट में इतनी छेड़खानी मुझे बर्दाश्त नहीं है, तो आप तो उससे ऊपर निकल गए, तो आप तो एक मटीरियल चीज को इमटीरियल कह के निकल जाओगे। तो क्या आपका ओपिनियन सही होगा? गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्लियर है? अच्छा भाई सर काइंडली चेक इट। ओके भाई, वी शुड सेलेक्ट द बेंचमार्क अकॉर्डिंग टू यूजर एज कंपनी इज प्रॉफिटेबल, सो द बेंचमार्क इज प्रॉफिट नॉट एसेट्स, नॉट नेट एसेट्स। नेट एसेट्स लिए हैं उसने या टोटल ऐसे ही, तो इसमें गलत लिख दिया। एंड मटीरियल शुड बी डिटरमाइंड फ्रॉम द प्रॉफिट बिफोर टैक्स विच इज 9 मिलियन। सही है। अकॉर्डिंग टू आई वी हैव नॉट रिकॉर्डेड the liability of 11 million of financial statements because of losing chances of case is more than winning. सही है। And now the materiality is incorrect and the material misstatement remain undetected। देखो ये भी गलत लिख दिया इसने, ये भंड मार दिया। undetected तो मतलब ये कि पता ही नहीं लगा, या ये uncorrected है? undetected नहीं है, क्लासीफाई भी नहीं, रिकॉर्ड ही नहीं किया।
अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट है, अनडिटेक्टेड नहीं है, अनकरेक्टेड है। नहीं, अगर करेक्ट कर लिया तो रिकॉर्ड हो गई ना जानी, तो फिर मसला ही नहीं है। और ना वो डिस्क्लोज होगी, डिस्क्लोज तो कंटिजेंसी होती है। आई थिंक इफ इट हैज बीन रिकॉर्डेड दिस इज नो मोर अ कंटिजेंसी, राइट? देन व्हाई वी वुड डिस्क्लोज इट? सवाल है, क्लियर है, पक्की बात है। ओके सर, एक्सपेंशन के टाइम प्रॉफिट स्टेबल नहीं होगा तो उस पर बेंचमार्क लेना बेहतर है। और भाई वो कह रहा है कि हम मजीद आगे जा रहे हैं, और ये किसने कह दिया प्रॉफिट? अभी पीडीसीएल है, पीडीसीएल तो हर साल एक्सपेंशन कर रहा है, तो इसका मतलब है कि मैं बेंचमार्क प्रॉफिट नहीं लूँ? लेंगे, लिस्टेड कंपनी है, प्रॉफिटेबल कंपनी है, बेंचमार्क विल बी प्रॉफिटेबिलिटी। तुम खुद बता दो, अगर मैं कोई बिलियन और 200 बिलियन के ऊपर अगर मैं परसेंटेज लगा लूँ तो मुझे बताओ मेरी मटेरियलिटी छोड़ी आएगी? यानी हम ये कह रहे होंगे मेरे शेयर होल्डर के लिए इतने सारे आइटम क्या हो जाएंगे, और हम ये कह रहे होंगे इतनी सारी गलतियां हो भी जाएं तो मेरे शेयर होल्डर को कोई पंचायत। आपके सामने अगर आप खुद यूजर हो तो आपके लिए बात एक्सेप्टेबल है? क्यों? आधे से ज्यादा अमाउंट तो आप कहोगे क्या है, इमटेरियल है, तो आप बोलोगे पूरा पीपी भी खराब हो जाए, ऑडिट ही नहीं करता। नहीं है ये बात समझ? अगर पूरा पीपी ही खराब हो जाए, यानी आप एक ऐसा लाइन आइटम आ रहा है जैसे ट्रेड रिसीवेबल आ रहे हैं, अज्यूम कर लें आपकी मटेरियलिटी आ गई 500 मिलियन की, आपकी मटेरियलिटी कितनी आ गई, और आपका जो ट्रेड रिसीवेबल है वो 150 मिलियन आ रहा है, तो आप बोलोगे भाई ये तो पूरा भी खराब हो गया, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। क्यों? जबकि असल में आपकी मटेरियलिटी होनी चाहिए थी 125 मिलियन। अब हिट होगा तो आपका कंक्लूजन गलत हो जाएगा ना। तो कंक्लूजन सही रहे इसलिए मटेरियलिटी क्या होती है, सही होनी चाहिए। यानी कहने का मतलब ये है कि जब भी हम चैंपियन होते हैं ना इदारे के अंदर, हमारा फोकस ये होता है कि हम पहले इदारे को समझे। मेरी साथ साथ सुनने ही मेरी बात, क्योंकि मैंने क्यों इतना मटेरियलिटी पे टाइम लगाया, मैं चैप्टर मुका चुका हूँ। मैं आपको कहा था ना मैं बड़ा इंटीग्रेटेड चलता हूँ, सुने अभी समझिएगा। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ, इस बात को समझो, आपको क्यों मैंने तीन चीज़ें सिखाई थी। देखो डॉट्स कैसे कनेक्ट करता हूँ, सुनना। आज तुम्हें ना मजा आया तो मैं बोलना, सुनो डॉट्स कैसे कनेक्ट होंगे पूरे ऑडिट के। सबसे पहले मैंने तुम लोगों को कहा था तुम एंटिटी और उसके एनवायरनमेंट की अंडरस्टैंडिंग लेते हो। अच्छा, जब एंटिटी में जाते हो ना तो रिस्क असेसमेंट के उस चैप्टर पे जाके देखो, वहाँ पे लिखा हुआ है तुम ओनरशिप स्ट्रक्चर को भी समझते हो। लिखा हुआ नहीं लिखा हुआ? अच्छा देखो, ऑनलाइन वालों कॉपी पेस्ट नहीं करो, तुम्हें खुदा की कसम है, एक मिनट प्लीज यार, माँ की कसम है, तुम मेरी बात सुन लो इधर प्लीज। इधर फोकस, जो एक बंदा बता रहा है उसको मिस करके तुम कॉपी पेस्ट। मैंने कितना डिटेल में तुम्हें भी बताया कि क्या लिखना है, सब कर लेंगे। एक मिनट लिखो इधर प्लीज। देखो अच्छा मुझे बताओ, जो 315 है उसके अंदर आपने लिखा हुआ है ना अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी, एनवायरनमेंट, इंटरनल कंट्रोल। एंटिटी के अंदर वहां पे लिखा हुआ है ओनरशिप स्ट्रक्चर को भी समझना है। अच्छा, ओनरशिप स्ट्रक्चर को समझना ऐसे है कि वो डेट या इक्विटी फाइनेंस है। अगर डेट फाइनेंस होती है तो आपके डेट कोवेनेंट के रिस्क निकलते हैं, हाँ या नहीं? अब आगे सुनो, जब इक्विटी फाइनेंस होता है ना तो आपको ये भी देखना होता है ना कि अगर एग्जाम्पल दे रहा हूं, आपका जो इदारा है उसका मेन यूजर कौन है। लेट्स से आपने कहा कि भाई आपने पहले एंटिटी उसके ऑपरेशंस को समझा, ऑपरेशंस भी लिखा हुआ है। एक एनजीओ है, सही है, ऑपरेशन समझा। एनजीओ के यूजर कौन होता है आपने समझा ना, स्ट्रक्चर, डोनर्स। तो आपने समझा पूरा ओनरशिप स्ट्रक्चर, कोई ऑन नहीं करता है इसको, कोई ओन नहीं कर रहा होता है इसको, ऐसी बात है, वो तो लोगों को, एनजीओ है ना एक। तो अब बात समझो, मुझे बताओ कि जब एनजीओ है उसको कोई ओन नहीं कर रहा, उसमें ट्रस्टीज होते हैं डायरेक्टर्स की जगह, जो देख रेख कर रहे होते हैं लोगों के पैसे की, लोगों के पैसे लगे हैं वो सही जगह इस्तेमाल हो रहे हैं। आपने पूरा, मैं तुम्हें स्टेप्स बता रहा हूँ मटेरियलिटी डिटरमाइन करने की क्या होता है, मैं बिला वजह तुम्हें थ्योरी रटवाता मजा नहीं आता। सबसे पहले तुमने इदारे को समझा, ऑपरेशन को समझा, ओनरशिप स्ट्रक्चर को समझा। ओनरशिप स्ट्रक्चर को समझ के क्या तुम्हें यूजर समझ आ जाएगा? पक्की बात है, अभी प्रूफ किया, अभी प्रूफ किया। अच्छा, तो एक प्रॉफिटेबल कंपनी है, उसमें यूजर कौन है? वेरी गुड, शेयर होल्डर। तो हमने यहाँ पे ना सिर्फ एक चीज लिखी, यहाँ पे सिर्फ एक चीज लिखी, हमने ये कहा कि भाई हम सबसे पहले, आपने मुझे कहा मटेरियलिटी डिटरमाइन करते हुए आपने सबसे पहली चीज क्या की, अंडरस्टैंड किया था एंटिटी और प्लस, ये देखो सारे कैसे कनेक्ट करता हूं मैं, इंटरनल कंट्रोल्स को। अच्छा, जब एंटिटी को तुमने समझा
तो ओनरशिप समझ आई। अच्छा, फिर आपके ऑपरेशन समझ आए कि भाई बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, एनजीओ है, क्या है। अच्छा, फिर आपने कहा कि भाई मैंने इंटरनल कंट्रोल को समझा, क्या असेस करने के लिए, वापस से रिस्क ये सब, ये रिस्क असेसमेंट के लिए था रिस्क असेसमेंट के बाद डॉट्स कैसे कनेक्ट होते हैं। अच्छा, फिर वो कहता है दूसरे स्टेज के ऊपर आप ये करें कि आप, नहीं यही तो गेम है, ये मटीरियलिटी सिखा रहा हूं मैं, एलिमेंट्स ऑफ एफएस को असेस करें। ये इतनी सिंपल बात नहीं है जो बुक में लिखी हुई है, ये मैं तुम्हें घोल के पिला चुका हूं, अब सुनना है इधर। वो कह रहा है पहले अंडरस्टैंडिंगली तुम्हें पता लग गया ओनर्स कौन है, यूजर्स कौन है, एनवायरमेंट से क्या चीजें हिट कर रही हैं, लॉज एंड रेगुलेशन चेंज हो रहे हैं, सारी चीजें हैं। इंटरनल कंट्रोल से रिस्क पता लगे थे, उससे मतलब जब तुम पूरा कड्डा समझ चुके हो ना, अब तुम देखो फाइनेंशियल्स में लाइन आइटम कौन से आ रहे हैं और किस रिस्क की वजह से कौन सा लाइन आइटम हिट होगा, यही सीखा था, या अगर तुम्हारे सामने। अच्छा, फिर तुमने कहा कि जब एलिमेंट्स ऑफ एफएस देख ली ना तुमने, अब एलिमेंट्स ऑफ एफएस को देखने के बाद भाईजान आपको एक जिम्मेदारी दी गई है। देखें, फोकस ऑफ यूजर किस पे भाई, जब तुमने समझा हुआ होगा तो तुम्हें समझ आएगा ना कि फोकस ऑफ यूजर किस पे, ताकि तुम्हें डे वन पे पता हो कि मेरे लिए मटेरियल क्या है, डे वन पे पता हो कि मेरे लिए मटेरियल क्या है। तो अब देखो तुमने कैसे कनेक्शन बनाया था, तुम बुक खोल के देख लेना आईकेप की, उसमें ये लिखा हुआ है, ये स्टेप्स लिखे हैं। तुम अगर अलग से देखोगे तो तुम्हें क्या समझ आएगा। तो पहले लॉजिकली समझ लो भाई, सबसे पहले हम इदारे में एंटर हुए, एंटिटी, एनवायरनमेंट, उसके इंटरनल कंट्रोल की अंडरस्टैंडिंग ली। एंटिटी की अंडरस्टैंडिंग में ओनरशिप स्ट्रक्चर को भी समझा, तो उससे तुम्हें यूजर निकल के सामने आ जाएंगे कौन कौन। अच्छा, अगर एक कंपनी का इक्विटी टू डेट रेशियो, इक्विटी 20% है, इक्विटी, और जो डेट है वो 80% है, यानी यहां पे लिखते हैं ना, यहां पे लिखते हैं, अगर मैं कह रहा हूं इक्विटी 20% है, डेट कितना है, मैं आपसे पूछता हूं, मुझे फोकस होके बताना, इस सिचुएशन के अंदर मेरा मेन यूजर कौन है, एंड हाउ यू आर कंक्लूडिंग इट। आपने अंडरस्टैंडिंग ली थी ना, ओनरशिप स्ट्रक्चर समझा था आपने, फाइनेंसिंग स्ट्रक्चर समझा था, हाउ इट इज फाइनेंस, देखो वहां लिखा हुआ है, जाके बुक में लिखा हुआ है। अब मैं बैठ के रट्टा लगवाऊं, बुक पहले दिन पढ़ाऊं, तो आप कनेक्ट ही नहीं कर पाओगे कभी। एक मिनट खाली जाके देख लो, हाउ इट इज फाइनेंस लिखा हुआ है वहां पे, मेरी तसल्ली के लिए सिर्फ देख लो, क्या पता मैं गलत कह रहा हूं, इधर वैसे ही जाके देखो जल्दी, पहले चैप्टर में। हाँ जी, रिस्क असेसमेंट में जो वो आगे जाओगे ना, थ्योरी, ये तो सारी केसेस है ना, आगे थ्योरेटिकल एक्सपेक्ट पे जाओ, पूरा चार्ट बना हुआ होगा। हाँ, उसमें देखो हाउ इट इज फाइनेंस भी आ रहा होगा, ऑपरेशन ओनरशिप हाउ इट इज फाइनेंस आ रहा नहीं है, यही तो कह रहा हूं। तो ये तुम अंडरस्टैंडिंग ले रहे होते हो, तुम्हें रिस्क भी पता लगते हैं, तुम्हें मटीरियलिटी भी वहीं से देखनी होती है। समझोगे नहीं तो तुम्हें ये समझ कैसे आएगा कि यूजर कौन है। अच्छा, जो यूजर समझ आ गया, फिर तुम्हें दूसरा स्टेप क्या कहा गया है, जल्दी बताओ। अच्छा, एलिमेंट्स ऑफ एफएस, एसेट, लायबिलिटी, रेवेन्यू, कॉस्ट ऑफ सेल, सब होते हैं ना, ये सारी चुरंगियां आ रही हैं। अच्छा, अब आपको यूजर पता है, ऐसे ही पता है या अंडरस्टैंडिंग के बाद पता है? वेरी गुड यार। अच्छा, तुम्हें अज्यूम कर रहा हूँ कि तुम्हें यूजर भी पता है और तुम्हें एलिमेंट्स भी देख लिए, इतना अक्लमंद हो कि यूजर को कनेक्ट कर सको। पक्का हो जाएगा? चलो मैं तुमसे पूछता हूं, मेरी इस एग्जांपल में प्लीज मेरे बच्चों सुनना, यूजर का फोकस, यूजर कौन है? नहीं, शेयर होल्डर नहीं होता भाई, हाईली लेवरेज कंपनी है, हाई लेवरेज कंपनी है। तो हाईली लेवरेज कंपनी के अंदर तो भाई यूजर, तो मेन यूजर कौन है? एंड द फोकस ऑफ लेंडर विल बी ऑन टू थिंग्स, रुकना, सुनना, समझना, या तो क्वालिटी ऑफ एसेट्स और वो बोलेगा भाई बचेगा कितना, क्वालिटी ऑफ एसेट्स क्या है, पहली चीज, सही है। और इससे पहले जो पहला बेंचमार्क है वो होता है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इस बात को समझो, यूजर जो है ना बैंक है, बैंक ये बोलेगा, इसने एक बच्चे ने सही बताया, पीबीआईटी,
मैं क्यों कह रहा हूं, वो कह रहेगा इंटरेस्ट को डिडक्ट करने से पहले प्रॉफिट में कोई छेड़खानी नहीं होनी चाहिए। नहीं आई ये बात समझ? देखो प्रॉफिट में से, प्रॉफिट आपने सेल कॉस्ट ऑफ सेल एक्सपेंसेस माइनस किए, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट आ गया, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ गया, उसमें से इंटरेस्ट माइनस होता है और फिर अदर इनकम ऐड होती है, अदर इनकम ऐड होती है। तो मुझे एक बात बताओ, अदर इनकम ऐड होती है तो फिर आप आ जाते प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे, एग्रीड? अच्छा प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बाद अब माइनस करते हैं टैक्स। हम यहां पे कह रहे हैं मैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी नहीं ले रहा, प्रॉफिट तो है, कंपनी प्रॉफिटेबल है, मैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स नहीं ले रहा। क्यों? मैं शेयर होल्डर को फोकस नहीं कर रहा ना। शेयर होल्डर का मकसद क्या होता है, मेरे रिटेन अर्निंग में क्या जाएगा? देखो आप कनेक्ट करूंगा आज, शेयर होल्डर का फोकस क्या होता है, तो उसका फोकस क्या होता है, प्रॉफिट। मैंने कहा था ना आज की क्लास में सारे डॉट्स कनेक्ट होंगे। तो अगर मैं शेयर होल्डर हूं तो मेरा फोकस क्या है कि रिटेन अर्निंग में कितना जाएगा, और रिटेन अर्निंग में कितना जाएगा तो मतलब डिविडेंड कितना मिलेगा। तो उस प्रॉफिट में 5% की छेड़खानी उसको बर्दाश्त नहीं है। पहले बताओ यहां तक बात समझ आती है? ऑनलाइन में तो जल्दी बताओ बात समझ आती है, जल्दी से जानी, जल्दी से सारे बच्चे फोकस के साथ आगे सुनो। फिर हम ये कह रहे हैं कि अब आपका फोकस, जो यूजर है ना, वो फोकस किस पे कर रहा है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे। क्या उसको इससे मकसद है, उसको इससे मतलब है कि मैं कितना प्रॉफिट कमाऊंगा, उसमें से इंटरेस्ट कितना मिलेगा। अच्छा यूजर डिविडेंड का क्यों नहीं कह रहा? डिविडेंड नहीं चाहिए ना उसको इंटरेस्ट चाहिए, उसको इंटरेस्ट की रिकवरी चाहिए। तो वो बोलेगा भाई वो प्रॉफिट बताओ जो इंटरेस्ट माइनस होने से पहले। तो मैं अब आपसे सवाल पूछता हूं, एप्रोप्रिएट बेंचमार्क इन दिस सिनेरियो वुड बी PBIT। मतलब इट्स ऑल अबाउट जजमेंट। हमें ये करके बहुत सारे, देखो ये सवाल, ये तो कभी थ्योरी में सही हो ही नहीं सकता, ये तो मैं आपको 10-15 केसेस कराऊंगा, उसी में ही फिक्स होगा ना। मैं क्यों आपसे झूठ बोलूं, मैंने आपको करा दिया और आप ये चल के कर लें। भाई मैं आपको कह रहा हूं सवालात करेंगे, उस पर खुद ही सेट हो जाएगा। थ्योरी इतनी है, बात समझ आ रही है? अच्छा फिर मुझे बताओ, फोकस ऑफ यूजर तुम्हें पता लग गया। अब मुझे बताओ मेरे बच्चों, तुम सब और तुम लोग ऑनलाइन वालों, यहां तक क्लैरिटी है कि किस तरीके से हमने इसको कनेक्ट किया कि भाई ये आ गया हमारा फोकस ऑफ यूजर। ये सिंपल क्या, अभी एक मैं देखता हूं ना पढ़ाया कैसे जाता है। भाई मटेरियलिटी डिटरमाइन करने के ये 4 स्टेप्स हैं। पहले अंडरस्टैंडिंग ले लो, दूसरा फोकस। अरे तो भाई समझा दो ना कि ये कैसे कनेक्ट हुआ हुआ पूरा। हमने भी तो यही किया ना कल की क्लास से, ये थ्योरी है उसकी। आप शेयर टेक्स्ट खोल के देखना, आपको ये लिखा हुआ मिलेगा, मेरी बुक में देखोगे ये लिखा हुआ मिलेगा, ये स्टेप्स हैं। आगे इसके बाद का तुम बताओगे चौथा क्या होगा, चौथा क्या होगा? फोकस ऑफ यूजर किस पे है, सही है? तो फोकस ऑफ यूजर किस पे है, तो मैं बोलूंगा ना डिटरमाइन। वेरी गुड, एप्रोप्रिएट बेंचमार्क, बेहतरीन। अच्छा आखिरी चीज क्या होगी, डिटरमाइन परसेंटेज बेस्ड ऑन योर रिस्क, बेस्ड ऑन। अच्छा रिस्क ज्यादा होगा तो परसेंटेज कम होगी, यानी हर छोटी से छोटी चीज भी तुम्हारे लिए मटेरियल होगी। एग्रीड है, पक्की बात है। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि यहां पे हम कहेंगे डिटरमाइन एप्रोप्रिएट परसेंटेज। अच्छा मुझे बताओ, तुमने ये सारे स्टेप्स फॉलो किए तो तुम्हारी मटेरियलिटी बिल्कुल पप्पू आएगी। अच्छा ये बगैर सोचे समझे ये पूरे इदारे को समझते हुए, ऐसा है? ये सारी बातें क्लियर है? अच्छा ये तो हो गई एक, हमने कहा चलो यार हमने मटेरियलिटी के पर्सपेक्टिव से नेट एसेट्स भी हो सकता है ना इस केस में या नहीं हो सकता। देखो नेट एसेट्स तब होगा जब आपके पास ये बाकी पैरामीटर्स लॉसेस में हो। तो फिर तुम खुद सोचो यार, मतलब इंसानी दिमाग लगा लो ना, रट्टा क्यों लगा रहे हैं? आप बोलो सर आपने ये बोला तो भाई पेपर में कुछ और आ जाए तो मैं क्या करूं? मैं तो कह रहा हूं आप सोच लें, स्टेप बाय स्टेप चले ना। पहले क्या बोलेगा वो, भाई प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट में से इंटरेस्ट कितना मिलेगा, एग्रीड। वो लॉस में वो नहीं हो पा रहा तो फिर वो बोलेगा, फिर वो क्या बोलेगा, देखो रेवेन्यू तो बाद में ना, फोकस देखो कौन है, यूजर, सही है? अच्छा फैसल कह रहे हैं क्वालिटी ऑफ एसेट नहीं समझ आया, वापस उधर ही आ रहा हूँ, प्लीज सुनो इधर। फिर वो बोलेगा कि यार अब अगर प्रॉफिटेबल नहीं है कंपनी तो अब एसेट देखेगा ना वो। अच्छा प्लीज सुनना, एसेट क्यों देखेगा इस बात को समझना।
वो एसेट्स को नेट एसेट्स में हटा देता हूँ यहाँ से ताकि और कंफ्यूजन ना हो, ये कर लेते हैं। इधर एसेट क्यों देखेगा भाई, शेयर होल्डर ये बोलेगा कि अब ये एसेट्स हैं जिससे अगर कंपनी का कोई ऊपर नीचे होता है हिसाब किताब तो बेचते वक्त मुझे कितने पैसे मिलेंगे। तो आप खुद यूजर बन के सोचो ना, अगर एक प्रॉफिटेबल कंपनी, आपकी नजर किस पे होगी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे या प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स पे, कि इंटरेस्ट के पे करने से पहले कितना पड़ा हुआ है, तो उसमें छेड़खानी होनी नहीं चाहिए। अच्छा अगर वही लॉस में तो यूजर बोलेगा भाई अब आखिरी चीज जो मुझे मिलेगी वो एसेट्स के बिकने पे मिलेगी, तो नाउ आई शुड बी फोकसिंग ऑन क्वालिटी ऑफ एसेट्स। तो मेरे लिए जो बेंचमार्क है वो क्या होगा, एसेट एसेट एसेट। और मैंने नेट एसेट क्यों हटा दिए मैं बता रहा हूं, नेट एसेट्स तो होते ही लायबिलिटी माइनस करने के बाद है, वो तो शेयर होल्डर के लिए होते हैं। नहीं आई बात समझ, वो किसके लिए होते हैं। तो कल की क्लास में बैंक वाली एग्जांपल में नेट एसेट उठाए थे, क्यों उठाए थे नेट एसेट्स, वहां पे शेयर होल्डर जो था ना, वो यूजर शेयर होल्डर था, वो बैंक था, और वो उस बैंक के यूजर के लिए जो थॉट था ना वो ये था कि वो बोल रहा भाई इक्विटी बचानी है। कनेक्ट हो पा रहे ये बातें। तो अब देखो अगर तुम लैंडर हो तो तुम बोलोगे भाई प्रॉफिटेबल कंपनी है तो मैं प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स देखूं कि इसमें से कितना मिलेगा। अच्छा वो लॉसेस में है तो आपका अगला टारगेट क्या होगा, एसेट्स होंगे। क्लैरिटी है। कल एक बच्चे ने कहा था, मैंने अपनी ईवाई की गाइड जाके फिर भी देखी ना, कल एक बच्चे ने कहा था यहाँ पे, और बड़ी अच्छी बात कही उसने कि अगर एक लैंडर है, मतलब हाइपोथेटिकल बात है उसने, मतलब बड़े एक्सट्रीमली रेयर सर्कमस्टेंसेस में ये कर सकते हो, एक्सट्रीमली रेयर सर्कमस्टेंसेस में। तो उसने कहा कि यार अगर आप फॉर एग्जांपल ये देख रहे हो ना कि एक लैंडर है, सही ना, ये वो किस पे फोकस करेगा, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स पे। अच्छा लॉसेस में तो एसेट्स पे। और अगर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस पॉजिटिव है तो उस पर भी कर सकता है, पर बोला लीज लाइकली कर सकते हो, पर इसकी कोई बेसिस नहीं बनती, क्योंकि वो उसमें लिखा हुआ क्या था जस्टिफिकेशन में, उसके कहने पे क्या होता है, देखो ये बड़ी अच्छी बात है, इंकरेज करता हूं मैं कि बच्चा जब नए थॉट्स लाता है ना, उसने बिल्कुल सही बताया था, उसमें मैं अप्रिशिएट करता हूं इस बात को। तो कल जब उसने कहा ना, मेरे दिमाग में क्लिक हुआ, मैंने कहा नहीं यार क्या तो कुछ सही रहा है। जाके मैंने फिर रिसर्च की, क्योंकि भाई इट्स ऑल अबाउट रिसर्च, इट्स ऑल अबाउट भाई हाउ यू थिंक अबाउट इट। किसी दुनिया में कहीं तो यूज हुआ होगा ना कुछ ना कुछ, तो हमारे पास तो पूरा बैंक है उसका, तो वहाँ पे जाके रिसर्च की मैंने उसके अपने यही हमारे ईवाई का, तो उसमें बताया, उसको मैंने पूरा सीन बताया, उसमें मैंने यस वी कैन यूज इट but just for the sake of when you think that cash flow from operations are positive, when these are negative फिर उसको यूज नहीं कर सकते। यानी फिर क्या होता है, जो लैंडर है वो देख रहा होता है कि ऑपरेशंस का कैश फ्लो कितना होगा जिससे मुझे सूद पे हो पाए। अगर कैश फ्लो को आप याद करें, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन आता था, उसमें से इंटरेस्ट और टैक्स माइनस होता है, और फिर नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन आता है, याद है, यही हुआ करता था। तो वो कह रहा है, तो उस केस में उसने बड़ी अच्छी एग्जांपल दी एवाई की गाइड ने, तो मैंने कहा चलो सही है, पर उसको पूरा बताना पड़ता है ना, प्रॉम्प्ट देनी पड़ी उसको कि भाई ये है, तो उसने मुझे बताया, और वो वेरी गुड, आई डोंट नो द नेम एंड आई डोंट रिमेंबर द नेम, बट वेरी गुड, यार उसने सही बताया था। पर बोला एक्सट्रीमली रेयर सर्कमस्टेंसेज में अगर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस क्या हो, पॉजिटिव हो, तो आपको पहले बताओ ये बात समझ आ रही है, क्लियर है। बोला गाइड का लिंक दे, तुम्हारे पास तो ना खुलेगी, क्योंकि ईवाई का जो इंटरनल मैकेनिज्म है तुम्हें यूज, मैं तुम्हें वो पीडीएफ बना के दे दूंगा, पीडीएफ बना के दे दूंगा। पीडीएफ क्या, जब तुम्हारे पास पूरी चलती फिरती नॉलेज तुम्हारे पास है, मतलब मैं तो तुम्हें बता रहा हूँ ना, मैं फिर भी तुम्हें शेयर कर दूंगा, इसमें सारे बेंचमार्क, तुम अपनी वो शेयर टेक्स्ट भी खोलोगे ना, ये मेरी बुक भी उसमें भी लिखा हुआ है, बेंचमार्क्स हैं उसमें लिखा हुआ है। पर ये तो सिर्फ उसके लिए क्या, उस बच्चे ने मुझे कहा कि सर जाके एक बार ना आप देखें, तो इसमें कोई बुरी बात तो नहीं है, देखा सही है, चलें ओके। अच्छा पहले मुझे बता दो क्या लॉजिकल बात समझ आती है, पक्की बात है। अच्छा देखो हम सीख रिपोर्ट रहे हैं, पर रिपोर्ट के अंदर एक मटीरियलिटी का कॉन्सेप्ट है। अब मैं आपसे पूछूं, अगर मैं आप लोगों को मटीरियलिटी आज ना सिखाऊं, आप आगे ऑडिट रिपोर्ट कर पाओगे नहीं। देखो इट्स ऑल कनेक्टेड, रिस्क से शुरू किया, मुझे नहीं समझ आता कि पहली क्लास में बच्चा थ्योरी कैसे पढ़ सकता है, वो कनेक्ट ही नहीं हो पाएगा ना। आज हम यहाँ पे पता नहीं कहाँ से कहाँ उठा के ले आए हैं इसको, तो अब कनेक्टिविटी बनती है। चलो आगे सुनो, मटीरियलिटी यहाँ खत्म नहीं होती है, पहले हम उसको आगे लेके चलते हैं। पहले बताओ ये सवाल हमने किया था, इसका सोल्यूशन में दिखा देता हूं। सिंस सिल्वर टेक लिमिटेड, सिल्वर टेक लिख दिया पे, आमना टेक है, इज अ प्रॉफिट ओरिएंटेड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्राइमरीली कौन है, शेयर होल्डर, आर मोस्ट इंटरेस्टेड इन द। अच्छा अब हमने कहा मटीरियली शुड बी बेस्ड ऑन द यूजर्स नीड, नॉट, ये लिखा था आप लोगों ने, अलग अलग तरीके से लिखा था बट ऐसा सही है।
अच्छा अब डेल कह रहे हैं, ये तो मैंने कल भी दी थी यार, ऐसा तो नहीं करो ना। यहाँ पे डेल पीसी कह रहे हैं भाई कि सर स्टडी टेक्स्ट में फॉर अ कंपनी इनकरिंग लॉसेस वी कैन टेक रेवेन्यू, तो बताया तो था कल, या कल नहीं बताई थी ये बात कि अगर लॉस मेकिंग कंपनी है तो आपके पास कोई चारा नहीं है, तो आप फिर ऊपर ऊपर जाते रहते हैं, सही है। और फिर फोकस किस पे होगा? रेवेन्यू पे, कि भाई रेवेन्यू बचा लूं ताकि आगे सही हो। बात क्लियर है? और अगर नेट एसेट्स ही, अब देखो कल फिर सीन ऐसा था ना कि नेट एसेट्स पे बात जा रही थी, तो उसके फोकस किस पे हो गया था? नेट एसेट्स पे, इक्विटी पे, तो वो तो अलग ले गए थे हम। देखो जिस कंपनी के गोइंग कंसर्न के मसले होंगे ना, हमेशा उसका फोकस क्या होगा? इक्विटी, उसको वो बचाना है। एग्रीड है? हम भी यही बात कर रहे हैं। तो रेवेन्यू तो वैसे ही आपने वर्क बैक करके पहुंचना है भाई। प्रॉफिट नहीं हो सकता प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स नहीं हो सकता प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, फिर जीपी, फिर रेवेन्यू। तो ये ऐसे वर्क बैक करके जाना होता है कि जो जो उसको, देखो हर बंदा एक एक स्टेप बचाएगा ना, वो बात कर रहे हैं हम। डिपेंड्स अपॉन यूजर। अगर यूजर आपका शेयर होल्डर है ना, तो वो बोलेगा प्रॉफिट बचना चाहिए। अच्छा प्रॉफिट नहीं बच रहा, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स बचना चाहिए। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स नहीं बच रहा, तो यूं जाना होता है, यूं देखना होता है। और अगर कुछ भी नहीं बच रहा तो इक्विटी बचानी है। क्या कहते हो? तो वही तो बात की थी हमने भी कल। क्लियर है? डेल भाई जल्दी बता दो यार, तो तुम नाम ऐसे रखते हो। हाँ भाई जल्दी से, ये कल ही मैंने बताया। क्लियर है भाई? लिख दे हाँ तो लिख दे, आगे कुछ तो लिखो। ओके, यस, ओके। अच्छा आप, materiality should be based on users needs, not management focus. Materiality of 12 million would be too high and then rupees 1 million probable loss would be incorrectly deemed immaterial, क्योंकि गलती से immaterial कहलाया जाएगा ना वो। अच्छा अब मुझे सर कुछ ना बचे तब नेट एसेट्स लेंगे। हाँ देखो कुछ ना बचेगा इसका मतलब है ना कंपनी डूबने की कगार पे, तो उस केस में फोकस किस पे होगा सबका? मैं सुन लो ना, ये उसको लॉजिकली समझते हैं। देखो शेयर होल्डर का नेट एसेट्स पे फोकस तब होगा जब कंपनी डूबने वाली हो। तब वो होगा क्या? एसेट्स में से लायबिलिटीज पे ऑफ होंगी, जो बचेगा वो नेट एसेट्स। तो फोकस लाजमी किस पे रहेगा? नेट एसेट्स पे, नेट एसेट्स पे। अगर मैं शेयर होल्डर के पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ, शेयर होल्डर बोलेगा ना भाई कंपनी बंद हो रही है, अल्टीमेटली व्हाट आई विल गेट? इक्विटी, लगाया हुआ पैसा, तो बचे कुछ की बात होगी ना। क्लियर है? यही हम सीख रहे हैं सर। मतलब गोइंग कंसर्न वाले केस में, जी बेटा गोइंग कंसर्न वाले केस में कल भी हमने यही बात की थी, आज भी वही बात कर रहे हैं सर। अगर यहाँ प्रोविजन टू बी रिकॉर्डेड 11 मिलियन के बजाय 4 मिलियन होती तो क्या भाई ये अनमॉडिफाइड ओपिनियन होता? यस, क्योंकि मटीरियलिटी से कम हो जाता। नहीं, तो मिस स्टेटमेंट तो है ना मेरी जान। देखो बात समझो, वो सवाल क्या है? सवाल ये है कि भाई अगर ये गलती कुल मिला के कितने की होती? 4 मिलियन की, तो इसका मतलब ये है कि भाई वो इमटेरियल होती। तो बस थ्रेशोल्ड को आपका रखना ना दिमाग में। क्लियर है? ओके आगे। अब यहां पे कहा जा रहा है द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वुड ओवरस्टेट प्रॉफिट एंड अंडरस्टेट लायबिलिटीज। ऐसा ही हुआ था, लीडिंग टू अ मटीरियली मिसस्टेटेड बैलेंस शीट एंड। अब ये आपने सारी बातें अपने तरीके से लिखी हैं, वो एक्सेप्टेबल है। आगे, the auditor risk issuing an inappropriate, this undermines the linkage between the audit risk and the user relevance and the benchmark selection। यही है ना कि ऑडिट रिस्क कुछ और कह रहा है, यूजर की रेलेवेंस कुछ और है, और बेंचमार्क कुछ और सेलेक्ट कर रहे हो। अभी तो पूरा तुम्हें एक्सप्लेन किया। और ये नहीं भी लिखते तो भाई कोई मसले वाली बात नहीं है, तुम्हें सिर्फ ये बताना था कि ये बेंचमार्क जो है गलत है। वो मैनेजमेंट को फोकस करके किया गया, जबकि यूजर को फोकस करके करना चाहिए। और उससे मसला ये हो गया कि हाई लेवल मटेरियलिटी आ गई, जिसकी वजह से वो इमटेरियल कहलाएगी। आपने भी ये बात कही, मैंने भी ये बात कही है, कोई फर्क नहीं है। क्लियर है? आगे, एज अ रिजल्ट मटेरियलिटी शुड बी कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जो कितनी आ रही है। तो मैंने ऐसे नीचे बता दिया कि भाई टोटल एसेट्स आर सूटेबल ओनली व्हेन द प्रॉफिट इज नॉट द मेन इंडिकेटर ऑफ परफॉर्मेंस एंड नॉट अ यूजर्स फोकस। कब कब? एंटिटी ब्रेक इवन पे ऑपरेट कर रही है, तो भाई मैं ले ही नहीं सकता, भाई कोई प्रॉफिट लॉस ही नहीं है, लॉसेस में चल रही है कंपनी, तो फिर ऊपर ऊपर जाएंगे, रेवेन्यू का वो भी नहीं बचेगा, तो फिर एसेट पे आ जाएंगे, नेट एसेट पे आ जाएंगे। वो एक एग्जांपल्स हैं। आगे, इन्वेस्टमेंट होल्डिंग कंपनी और प्रॉपर्टी कंपनीज दैट डिराइव वैल्यू मेनली फ्रॉम द एसेट्स। एक रियल एस्टेट कंपनी है, वो एसेट खरीदती है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी खरीदती है, बेचती है, उसका मेन फोकस किस पे? क्वालिटी ऑफ एसेट्स पे। तो उसके लिए बेंचमार्क भी कौन सा होगा? एसेट।
डिपेंड करता है ना, आपने पूरी कंपनी को समझा तो आपका यूजर कौन है भाई? एक रियल एस्टेट कंपनी है तो उसका जो फोकस है वो क्या है? प्रॉपर्टी बना के बेचेगा, बना के बेचेगा, बना के बेचेगा। उसमें भी अगर प्रॉफिट ओरिएंटेड है, यू कैन गो फॉर प्रॉफिट, पर आप ये बहस कर सकते हो कि मैं एसेट ले सकता हूं, पर एसेट अगर लोगे तो आपकी परसेंटेज क्या होगी? बहुत लो होगी। क्यों? क्योंकि एसेट बेस बहुत ज्यादा होगी। तो ये बात है इसके पीछे। आगे स्टार्टअप हो गया, लॉस मेकिंग एंटिटीज हो गई जहां पे प्रॉफिट बहुत वॉलेटाइल है और इनसिग्निफिकेंट है। इसको यूं कह लो ना कि अगर किसी कंपनी का गोइंग कंसर्न का मसला है तो आप पहले देखोगे नेट एसेट्स, अगर नेट एसेट्स नेगेटिव वगैरह नहीं है तो एसेट्स भी ले सकते हो कि क्वालिटी ऑफ एसेट बचाना है। तो कहने का मतलब इट्स ऑल अबाउट जजमेंट, इट्स ऑल अबाउट जजमेंट। तो हमने जजमेंट को अप्रोप्रिएट ऐसे करना होगा, हमें इदारे की समझ होगी। अच्छा देखो, वैसे मजे की बात तो ये है, आपने नहीं लिखनी थी एग्जाम्पल, मैंने सिर्फ एडिशनली डाली है। ये सवाल यहाँ पे खत्म हो गया है, ये सोल्यूशन जो है ना यहाँ खत्म हो गया ऊपर एज अ रिजल्ट तक। लेकिन टीएस ने जो आइडेंटिफाई किया है वो तो मैं इसलिए किया ना क्योंकि मैंने लिखा था, वो तो इसलिए किया, पर मैं आपको कह रहा हूँ आपको लिखने की कोई नीड नहीं। अगर वो आपको कह देना सवाल के अंदर कि भाई मुझे बताओ एप्रोप्रिएट बेंचमार्क फिर क्या क्या हो सकता है, वो तो तुमने बता दिया, और फिर कब कब एसिड हो सकता है, तो फिर आपने ये लिखनी है चीज़ें। यानी मैं फिर बता रहा हूँ, ये तो मैं 5वीं बार बता रहा हूँ, मटीरियलिटी का थ्रेशोल्ड ऑफ 5% ये पास्ट प्रैक्टिस हिस्ट्री में बेस्ट प्रैक्टिस रही है सारी फर्म्स की। तो कहा यह जाता है 5% से नीचे भी आ सकते हो अगर तुम्हारा रिस्क ज्यादा है। क्लियर है? तो ये अच्छा, तो रेंजेस हैं जो हिस्टोरिकली ऑडिटर्स ने यूज किए। अच्छा मैं तुमसे पूछूं, रेवेन्यू यूज करोगे तो 5% ले सकते हो या 0.5 से 1%, तो ये रेंज है। क्योंकि आपका बेंचमार्क इतना साइजेबल है तो आप बोलोगे कि भाई परसेंटेज क्या होगी, क्योंकि अगर ज्यादा बेंचमार्क पे ज्यादा रेट लगा दोगे तो पता है अल्टीमेटली होगा क्या, आपकी मटेरियलिटी साइजेबल आएगी एंड यू वुड बी कंसिडरिंग के हर चीज क्या है, वो हम नहीं चाहते। क्लैरिटी है? ऑनलाइन मतलब जल्दी बता दो, जल्दी से सारे बच्चे, ताकि एक एक आगे लेके चलें जल्दी। मिल गया? वो उसमें लिखी हुई है सारी 125 पे। ओके अच्छा, अब हमने कहा सर बिफोर मैं रिपोर्ट पे वापस लेके जाऊं, थोड़ा सा इसको और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। प्लीज सुने इधर, प्लीज प्लीज फोकस के साथ इधर। अच्छा अगेन कोई मुझे बताएगा ना रिपोर्ट के कौन से पैरा पे थे? ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी। और ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी के पैरा में हमने बताया था कि मेरा ऑब्जेक्टिव इज टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम, एंड देन वी हैव डिटरमाइंड दैट व्हाट इज रीजनेबल एश्योरेंस, वो उसको बताया था। और फिर उसको बता रहे हैं व्हाट इज मटेरियल, हम उसको बता रहे हैं व्हाट इज, एंड अमाउंट इज कंसिडर्ड टू बी मटेरियल व्हेन इट इज एक्सपेक्टेड टू इन्फ्लुएंस द इकोनॉमिक डिसीजन ऑफ यूजर। यहां तक ही किया है ना, मैंने आपको यहां तक रिवाइज करा दिया कि अमाउंट इज कंसिडर्ड टू बी मटेरियल व्हेन इट इज एक्सपेक्टेड टू इन्फ्लुएंस इकोनॉमिक taken on the basis of the financial statements, then we need to determine what is material for them। साथ साथ बोलना है then we need to determine क्या, what is material for them। अच्छा, and when we need to determine what is material for them, then we need to see what's their focus on, and focus क्या होता है? benchmark। and then we need to decide what is the appropriate percentage considering the overall risk। क्लियर है? यही बातें सीखी थी। आओ मैं तुम्हें सिखाता हूं प्रैक्टिकल लाइफ में मैं कैसे ऑडिट करता हूं। इधर देख लो, मटीरियलिटी समझ आती है, बेंचमार्क समझ आता है, परसेंटेज समझ आती है। कोई आपसे पूछे मटीरियलिटी यूज क्यों की जाती है, तो अब तक आप कहेंगे कंक्लूड करने के लिए। अब तक आप क्या कहेंगे? ये बात अभी तक आपने सीखी है। मैं इस पे 2-3 चीजें और ऐड करने लगा हूं और मटीरियलिटी का चैप्टर खत्म कर दूंगा, और फिर उसका जो मैंने अलग से रिकॉर्ड किया हुआ है ना, उससे ज्यादा पढ़ा दिया है। वो उसको खाली एक नजर देख लेना, वो सारे कॉन्सेप्ट्स हो चुके हैं, सारे कॉन्सेप्ट्स यहां पे। मैंने कहा व्हाई वुड आई वेस्ट टाइम एंड कंडक्ट अ सेपरेट क्लास, ये रहा, उससे ज्यादा करा दिया है। तुमको देखोगे तुम बोलोगे बिल्कुल फ्लो में जाएगा। सही है? एडिशनली सवालात मैं करा दूंगा रिपोर्ट के साथ, अलग से कोई तुक नहीं बनती, साथ करा दूंगा। अब आगे सुने प्लीज, फोकस इधर। अब आगे मैंने ये कहा प्लीज इधर फोकस करना है, इधर उधर नहीं देखना, क्योंकि ये थोड़ा सा टेक्निकल कॉन्सेप्ट है। इधर मैं ये कह रहा हूं, अब आज तक आपसे कोई पूछे कि आप मटीरियलिटी क्यों कैलकुलेट करते हैं, तो आप बोलेंगे कंक्लूड करने के लिए। क्या कंक्लूड करने के लिए? नहीं, मैं बताता हूं, सुने। ये कंक्लूड करने के लिए
कि वेदर एनी अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट इज मटीरियल और नॉट। अगर मैं लेमैन जबान में बात करूं तो ये तो इंग्लिश हो गई ना, लेमैन तो ये सर मैं ये कंक्लूड करना चाहता हूं कि मेरी कोई मिस स्टेटमेंट जो करेक्ट होने से रह गई वो मटीरियल है, यही कर रहे हो ना। तो मकसद क्या है, ये कंक्लूड करना कि मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कोई अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट है तो वो मटीरियल तो नहीं है। तो पहला मकसद तो एक आपको ये लग रहा है और यही प्रूव किया मैंने, यहां तक तो अलाइनमेंट है ना, इस पे तो कोई शक व शुबा नहीं है ना कि हमारा मकसद है ये चेक करना कि कोई अनडिटेक्टेड कह रहा हूं, अनकरेक्टेड जो मिस स्टेटमेंट है वो मटीरियल ना होनी चाहिए। एग्रीड, इस पे कोई सवाल नहीं है, पक्की बात है। ऑनलाइन में तो जल्दी बताओ। फिर मकसद अगर आगे जाके देखो फिर बोलते हैं थ्योरी में आता है, तो भाई समझ लो ना यही तो लिखना है। रीड करोगे एक बार पूरा याद हो जाएगा। सिर्फ साथ साथ बने रहो कि सिखा के आ रहा हूं। पहले सब बता दो ऑनलाइन वालों जल्दी से, यहां तक क्लैरिटी है सारे बच्चे, बेहतरीन हो गया। आगे सुने। अब मैंने कहा सर मटीरियलिटी के मकसद कुछ और भी होते हैं, उसमें से पहला मकसद ये होता है, पहला हमने जो किया था ना वो तीसरा है। मैं अब क्या सिखा रहा हूं, पहला किसका मकसद, मटीरियलिटी का। मटीरियलिटी का पहला मकसद ये होता है कि मैं अपनी रिस्क असेसमेंट करके ये देख सकूं दूसरे मकसद पे कि मुझे काम कहां कहां कितना कितना करना है। वापस से रिस्क असेसमेंट कर सकूं और ये देख सकूं कि काम कहां कहां कितना कितना। तो आपने तो कहा था सर कि मटीरियलिटी तो इसके लिए होती है ना, ये कंक्लूड करने के लिए कि कोई मेरी मिस स्टेटमेंट अनकरेक्टेड जो हो वो मटीरियल तो नहीं है। भाई वो आखिरी स्टेज है। इस मटीरियलिटी का काम रिस्क असेसमेंट के वक्त भी आता है और प्रोसीजर परफॉर्म करते वक्त भी आता है। कितनी बातें बोली, दो। पहले क्या बोला, रिस्क असेसमेंट करते वक्त भी आता है और ये दोनों बातें भी मैं तुम्हें प्रूफ करके दिमाग में फिक्स करूंगा। तो सर आपने तो ये सिखाया था कि रिस्क असेसमेंट तो एंटिटी की, एनवायरनमेंट की और इंटरनल कंट्रोल की अंडरस्टैंडिंग पे होती है, हाँ या नहीं? बा खुदा अभी भी मैंने यही लिखा था पहला, पर बोल रहा है इस ही स्टेज के ऊपर मटीरियलिटी भी निकालो, तुम्हें फोकस एरिया पता लग जाएंगे। फोकस तो तुम्हें एंटिटी की अंडरस्टैंडिंग से, इदारे की अंडरस्टैंडिंग से फोकस एरिया नहीं पता लगे थे। इंटरनल कंट्रोल से, एनवायरनमेंट में लॉ चेंज हुआ, कुछ बैन हो गया, रेट ऊपर चले गए, सब पता लगा था ना। वो कह रहा है उस अंडरस्टैंडिंग से जो तुमने मटीरियलिटी निकाली ना उसको भी खातिर रखवा लो, वो भी तुम्हें बताएगी फोकस कहां करना है, वो भी तुम्हें फोकस। मैंने तुम्हारी जिंदगी में ये चीज ऐड कर दी, मटीरियलिटी कंसिडरेशंस। क्या बोला? अच्छा, अल्टीमेटली मटीरियलिटी निकलती किस बेस पे? रिस्क असेसमेंट के बेस पे। अच्छा, तुमने समझा था एंटिटी को, एनवायरनमेंट को, इंटरनल कंट्रोल को, यूजर निकला, एलिमेंट्स ऑफ एफएस देखे, देखा यूजर किस पे फोकस कर रहा है, उस पे परसेंटेज चिपका दी। क्लियर है? तो वो रिस्क असेसमेंट अपनी जगह जो सीखते हुए आए हुए हैं, मैं आई कैन बैट ऑन इट, किसी का बाप ऐसे नहीं लिंक कर सकता इसको। मैं तुम्हें पूरा ऑडिट रिस्क घुमा के पे मटीरियलिटी उसके अंदर ऐड कर रहा हूं। सीधी सी बात है कि मैं इस पे प्राउड इसलिए होता हूं क्योंकि मैंने बहुत काम किया है इस पे। तो अब हम किसको, चीज को ऐड कर रहे हैं इस पे, मटीरियलिटी को। और मटीरियलिटी आपको ये बताएगी कि आपने फर्दर किस जगह फोकस करना है, वो अभी मैं बता रहा हूं। अच्छा, क्यों बताइए जरा सुनना। आप जब इंगेजमेंट लेटर साइन करते हो ना, उसमें लिखते हो कि मेरा ऑब्जेक्टिव इज टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटीरियल मिसस्टेटमेंट। तो आपको सब चीज़ों पे काम करना है या मटीरियल? भाई ये फोकस है, नहीं है ये बात समझ? आपको सब चीज़ों पे काम करना है या मटीरियल? तो यही तो आपको हेल्प करेगी अभी कि फोकस कहां कहां करना है। नहीं यही बात समझ? देखो रिस्क आपका कहां छुपा हुआ है? मटीरियल चीज़ों में। रिस्क आपका कहां छुपा हुआ है? तो यही तो कर रहा हूं। अब सब पहले क्यों नहीं बताया था? समझ ही नहीं आता। आज वो वक्त है कि कनेक्ट करेंगे उसको वहां से, तो सारी चीजें आपस में कनेक्ट हो जाएंगी। पहले बताओ यहां तक क्लैरिटी है? अच्छा, आप वापस से, मटीरियलिटी का तीसरा मकसद क्या है? कंक्लूड करना कि वो जो मैंने पहले मटीरियलिटी डिटरमाइन की थी, क्या उस मटीरियलिटी की बुनियाद के ऊपर कोई ऐसी अनकरेक्टेड जो कि सही ना हुई हो और मेरे यूजर के इकोनॉमिक डिसीजन को, तो फिर आपने
जो ऑडिट शुरू किया होगा, वो ऑडिट की शुरुआत में जो मटीरियलिटी निकाली होगी वो भी तो इसी काम आई होगी ना, कि फोकस कौन सी मटीरियल चीजों पे करूं। ऐसा है? वो कैसे होगा अभी सिखाता हूं, वो भी सिखाता हूं। पहले बताओ ऑनलाइन तो यहां तक बात समझ आती है सर? तीनों मकसद एक बार फिर बता दें, नोट डाउन करने बेटा भाई, ये सुन लेना वापस यार, कितना मुश्किल है। मटीरियलिटी आपने इसलिए निकाली है, वेयर टू फोकस ऑन, काम कहां कहां किस पे करना है, और कंक्लूड करना है। ये तीन चीज हैं, सही है? प्लीज 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 फोकस इधर, अब समझना है। वो लिखे हुए सारे यार, मैं तुम्हें वापस लिख के दे दूंगा, पहले तुम कॉन्सेप्ट को समझ लो। इधर सुनो, पहले इधर सुनो प्लीज। मैंने ये कहा सर, मैं यहां पे आया, मेरा प्रॉफिट बिफोर टैक्स है कितने का दिख रहा है? 5 बिलियन, मेरी कल वाली एग्जांपल, और प्रॉफिटेबल कंपनी है, इस पे 5% लगा दिया तो मटीरियलिटी कितनी आ गई? ये ओवरऑल मटीरियलिटी है, इसको क्या कहते हैं हम? ओवरऑल मटीरियलिटी ऑफ एफएस। प्लीज मेरी बात सुनना, आप कनेक्ट करना है इसको। अब मैं आपसे ये कहूंगा, मेरा जो एक इंसानी फोकस है ऑडिटर का, वो ये है कि मैं ये देखना चाहता हूँ कि मैं जब पूरा ऑडिट करूँ ना, मेरी कोई भी मिस स्टेटमेंट इससे ऊपर नहीं जानी चाहिए। सारी मिला के इससे ऊपर, यानी 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 इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि मुझे ना काम इस तरीके से करना है कि जो जो जिस जिस जगह मिस स्टेटमेंट होगी ना, उसको किसी लेवल पे लाके रोकना है, ताकि वो यहां तक ना पहुंचे, ताकि वो यहां तक ना पहुंचे। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ओवरऑल मटीरियलिटी कितनी है? यूजर का इकोनॉमिक डिसीजन इन्फ्लुएंस हो जाएगा। अच्छा, अब नाउ यू वांट टू रिड्यूस द रिस्क, यू वांट टू रिड्यूस द दैट सम मिसस्टेटमेंट्स माइट गो बियॉन्ड 250 मिलियन। उसके लिए एक तरीका बनाया। वो क्या तरीका बनाया वो सिखा दूं। उसने ये कहा, आप एक काम करें, एक लोअर लेवल ऑफ मटीरियलिटी निकालें फॉर अकाउंट बैलेंसेस। मैंने क्या वर्ड यूज किया? लोअर लेवल ऑफ मटीरियलिटी निकालें फॉर, इसको हमने नाम दे दिया परफॉर्मेंस मटीरियलिटी। आप 250 मिलियन का 50% लें, 125 आता है। इस बात को समझना, ये अगर मिस हो गया ना, मैं तुम्हें चैलेंज के साथ कह सकता हूं, किसी का बाप तुम्हें पूरे पाकिस्तान में मटीरियलिटी नहीं समझा पाएगा सिवाय रट्टा लगाने के। आज सीख लो, जिंदगी सुकून में आ जाएगी। इधर सुने, मैंने क्या कहा, मेरी बात को समझें उर्दू में। मेरा रिस्क ये है कि कोई मिस स्टेटमेंट अनडिटेक्टेड, मेरी बात को फोकस करना, अनकरेक्टेड नहीं कह रहा, अनडिटेक्टेड ऐसी हो जो कि जमा होते 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 250 से ऊपर निकल जाए। नहीं, ये बात समझ। मेरा रिस्क ये है क्योंकि मैंने उससे वादा किया है कि मैं कोई भी मटीरियल मिस स्टेटमेंट नहीं होने दूंगा। एग्रीड? पक्की बात है? ऑनलाइन में तो जल्दी बताओ, बात समझ आ रही है? मैंने उससे वादा किया है, मैंने ये कहा है कि मैं रीजनेबल एश्योरेंस दूंगा कि कोई भी अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट मटीरियल नहीं होगी। तो फिर मेरा रिस्क बन गया, मेरा रिस्क बन गया। मैं तुम्हारे लेवल पे आ गया और थोड़ा स्लो बोलता हूं। मेरा रिस्क ये बन गया कि ऐसा तो नहीं है कि कोई चीज डिटेक्ट होने से रह जाए, कोई चीज जबकि वो गलत हो, जबकि वो, और वो अनडिटेक्टेड, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, मैं क्या कह रहा हूं? अनडिटेक्टेड चीज जो मेरे समझ में नहीं आई ना, मेरे सामने आई, जमा होते 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 उससे ऊपर निकल जाए। तो यानी अब मैं अपना मकसद समझाने लगा हूं। मेरा मकसद यह है कि मैं इस रिस्क को केटर करना चाह रहा हूं कि कोई चीज अनडिटेक्टेड ना रहे। देखो, डिटेक्ट अगर हो गई ना तो फिर मेरे हाथ में वो, फिर तो मैं बोलूं, फिर तो मुझे पता लग गया ना। मेरा रिस्क क्या है ऑडिटर का? अनडिटेक्टेड है, क्योंकि मैंने उससे वादा किया कोई भी मटीरियल मिसस्टेटमेंट नहीं होगी, ये मैं रीजनेबल एश्योरेंस दूंगा। ये वादा हो चुका है, एग्रीमेंट हो चुका है। अब मेरा रिस्क आ गया कि यार ऐसा तो नहीं, मैं तो सैंपल पे ऑडिट करता हूं, मैं किस पे ऑडिट करता हूं? तो ऐसा तो नहीं है कि कोई मिसस्टेटमेंट मुझे डिटेक्ट होने से ही, भाई डिटेक्ट होगी तो सही कराऊंगा ना। तो अब मुझे इस रिस्क को रिड्यूस करना है कि कोई ऐसी मिसस्टेटमेंट ना हो जो कि
डिटेक्ट होने से रह जाए, उसके लिए कुछ इक़्तिदामात कर रहा हूं, वो ये कर रहा हूं अभी, वो सिखा रहा हूं। पहले बताओ मेरा पूरा फ्रेमवर्क समझ आया? ये बहुत टेक्निकल है, मैं तुम्हें बता रहा हूं, तुम अब जाके बुक रीड करोगे ना, इसके बाद तुम्हें एक एक अल्फाज समझ आएगा। मटीरियलिटी का चैप्टर रीड कर लेना, कोई मसले वाली बात नहीं है, मैं लेक्चर दे दूंगा उसका अलग से, पर उससे ज्यादा आज पढ़ा रहा हूं, मुझे पता है उसमें अपग्रेड करना मैंने कर दिया आज। सुने वापस से, सबको कसम है ये सोच के बताओ, मुझे दिल से बताओ, क्या ऑनलाइन में तुम्हें भी ये बात समझ आ रही है? मेरा रिस्क ये है कि कोई अनडिटेक्टेड ना रह जाए, और अनडिटेक्टेड जमा होते 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 किससे ऊपर निकल जाए? 250 मिलियन से। इस रिस्क को केटर करना है, उसमें काम कर रहे हैं। मकसद समझ आ रहा है? पक्की बात है। आ जाओ, कॉन्सेप्ट चल रहा है मटीरियलिटी का, कनेक्टेड है रिपोर्ट से, क्लियर है? उसके लिए कुछ इक़्तिदामात किए उसने, बोला पहले लोअर लेवल ऑफ मटीरियलिटी निकालो, जिसको हम कहते हैं परफॉर्मेंस मटीरियलिटी, जिस पे मैं काम करूंगा। क्या होता है अभी सिखाता हूं। लोअर लेवल क्या? आपकी मटीरियलिटी का आधा, आपकी मटीरियलिटी का, प्लीज सुने जरा मजे की बात क्या है। मैं क्या करता हूं, इस परफॉर्मेंस मटीरियलिटी को कंपेयर करता हूं एक एक लाइन आइटम से। पीपी से कंपेयर किया, पीपी 125 मिलियन से ऊपर है या बहुत ऊपर है? ये अकाउंट, ये वाला अकाउंट मेरे लिए सिग्निफिकेंट अकाउंट है। आगे सुने, 125 मिलियन से ये जो अकाउंट है ये कम है। ये मेरे लिए कौन सा अकाउंट है? इनसिग्निफिकेंट कैसे कह रहे हो? अब अगर ये पूरा हो जाए ना, तुम्हारे आधे से भी नीचे। परफॉर्मेंस देखो, परफॉर्मेंस तो क्या कहता है मटेरियल, तुम्हें ये सिखाएगी किस पे ज्यादा काम करना है, नहीं यही बात समझ, तुम्हें ये समझाएगी किस पे। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हो? ये क्वांटिटेटिव थ्रेशोल्ड्स हैं, तुम्हें फोकस एरिया बता रहे हैं। देखो आप लॉजिक बन रही है। अच्छा अभी भी वो बात नहीं समझाई मैंने कि तुम्हें रिस्क कैसे कम होगा तुम्हारा, कि अनडिटेक्टेड डिटेक्ट हो जाए, वो भी सिखाता हूं, वो भी सिखाता हूं। पर पहले तो यहां तक बात समझ आ रही है। ये क्वांटिटेटिव थ्रेशोल्ड ने, दीज आर एक्सप्लेनिंग यू वेयर टू फोकस ऑन, एंड आई थिंक फोकस ऑन मटीरियल आइटम्स, फोकस ऑन। देखो अगर तुम इस 5 बिलियन से कंपेयर करते हैं ना, वैसे बता रहा हूं 5 बिलियन से, तो तुम्हारा ये जो ट्रेड रिसीवेबल ये भी आउट हो जाता, नहीं ये बात समझ। अच्छा और मेरे ख्याल से ये 500 मिलियन भी आउट हो जाता, ये भी आउट हो जाता, सो ये भी आउट हो जाता, ये भी और ये भी। तो भाई ये तो फिर ऑडिट क्या हुआ? अच्छा पर मसला ये कि इन सबकी गलतियां मिला दूं तो हो सकता है, बात समझ आ रही है? तो ये सीखना है। तो हमने जरा इसको यूं किया, इसको हटाया हमने, अब इसको देखते हैं। अच्छा 250 मिलियन के मुकाबले में ये आउट हो जाता, हाँ या नहीं? ये यस आउट हो जाता, अबे तुम्हारे लिए एम मटीरियल हो जाता। तो भाई मुझे एक बात बताओ, सब में गलतियां अगर पूरी भी हो जाएं, जमा होते होते तो 250 से तो ऊपर निकल जाएंगी। अच्छा आप बात समझो, यानी अब तुम्हें एक बात समझ आ रही है हल्की सी, कि मैंने लोअर लेवल ऑफ मटीरियलिटी निकाली, जिसको हम कहते हैं परफॉर्मेंस। इस पे इसको देख के परफॉर्म करूंगा। ये इसलिए कि अनडिटेक्टेड मिसस्टेटमेंट इसी से ऊपर नहीं जाने दूंगा, तो ऊपर कहां जाएगी? नहीं यही बात समझ। अच्छा अब यानी आपको ये बात पता लग रही है कि मैं मटीरियलिटी निकालता हूं मटीरियल आइटम्स को देखने के लिए। कौन से स्टेज पे हूं? प्लानिंग। सर अभी तो कंक्लूजन पे बैठे थे, फर्स्ट स्टेज पे हैं पक्का? भाई ऑनलाइन में तो जल्दी बताओ, बात समझ आ रही है? ये तो प्लानिंग पे बैठा हूं ना। यू आर कंसिडरिंग व्हाट इज मटीरियल फॉर यू। यार मेरे ख्याल से अगर मटीरियलिटी से 687 को कंपेयर करूं, दिस इज नॉट मटीरियल, हाँ या नहीं? क्यों मटीरियल नहीं है? मटीरियलिटी से कम है, तो ऐसे तो सभी आउट कर दोगे। तो अगर इसमें गलतियां होते होते 250 से ऊपर निकल गई तो क्या करोगे? तो इसीलिए उसका एक लोअर लेवल थ्रेशोल्ड निकाल लिया, ये डिटरमाइन करने के लिए कौन से ऐसे अकाउंट हेड्स हैं जो मटीरियल है, तो इस पे तुम्हें काम करना है, इन ऑर्डर टू रिड्यूस दैट रिस्क ऑफ अनडिटेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स। पहले बताओ यहां तक बात समझ आ रही है? ऑनलाइन में लोग प्लीज, तुम्हें तुम्हारी मां की कसम में सब लिख के बता दो जितने बैठे हुए, जल्दी से। क्लैरिटी, एक बेसिक बात की है मैंने। अभी कौन से स्टेज पे हूं? प्लानिंग। तो यानी आप ये कहना चाह रहे हैं, आप ये बेस्ट हो गया, थैंक यू सुने थे, यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि प्लानिंग स्टेज के ऊपर आप ये डिटरमाइन कर रहे होते हैं
कि what is material for you in the context of financial statements, because you have promised to give a reasonable assurance that the financial statements are free from, then I think you need to work on everything on material items. Then you need to decide that what is material. यही है. Yes, and what we are doing that यही है. और अंधों की तरह नहीं कर रहे हैं, देख के कर रहे हैं. क्वांटिटेटिव है या क्वालिटेटिव है? क्वांटिटेटिव है. ऐसा है? पक्की बात है. आगे सुने. क्वालिटेटिव आपका भाई कैसे इसमें घुसाता है, गेम समझना. इंटरनल कंट्रोल समझे थे? हाँ या नहीं? इंटरनल कंट्रोल को समझते हुए तुम्हें पता लगा था कि लोग जो हैं इंटेंजिबल एसेट्स के जो अखराजात हैं वो एक्सपेंस आउट कर देते हैं बनिस्बत इसके कि कैपिटलाइज करें. क्या वहाँ रिस्क आ गया? किधर आ गया रिस्क? अच्छा, एक आइटम मटेरियल तो है, अब मैं इंटेंजिबल पे अलग से भी फोकस कर लूंगा. बताऊं क्यों? क्योंकि उसमें इंटरनल कंट्रोल की असेसमेंट पे रिस्क आ गया, तो मैं क्वालिटेटिव फैक्टर की वजह से उसको खातिर खुआ ले लूंगा. सिलेक्शन समझ आ रही है? कि भाई मैं जब इंटरनल कंट्रोल की अंडरस्टैंडिंग ले रहा था तो मुझे पता लगा, मैंने पूछा ना कि भाई ये जो तुम इंटेंजिबल पे अखराजात करते हो, सॉफ्टवेयर वगैरह बनाते हो, क्या करते हो? उसमें तो सॉफ्टवेयर तुम एक्सपेंस आउट कर देते हो. मैंने कहा दिमाग खराब है, कैपिटलाइज करना चाहिए ना. तो इसका मतलब ये है भाई, ये लोग भंड मारते हैं यहाँ पे, तो तुम नजूमी हो, तुम्हें पता है, तो वो तो सिखा के लाया हो ना. तो क्या तुम्हें इसको आउट कर देना चाहिए, इन कर देना चाहिए? क्योंकि इसका नंबर इससे ज्यादा होगा, तो यहां कम क्यों आ रहा है? उसने रिकॉर्ड ही नहीं किया ना. तो अब इस चीज को पिक करने के लिए आपने इसको खातिर खुआ लेना है. यस, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स. अच्छा, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव में फर्क समझ आ रहा है? अच्छा, मुझे लगता है कैश एंड बैंक को तो लेना ही चाहिए. पैसा है भाई, लिक्विड एसेट है, चोरी हो गया क्या कर लोगे? तो इसको कभी स्कोप आउट कर सकते हो, हमेशा स्कोप इन करना पड़ेगा. ये तो क्वालिटेटिव है ना, इसको तुम कैसे जाने दे सकते हो? एग्रीड है? ये तो तुम्हें खातिर खुआ लेना है. अच्छा, अब ये तो हो गया प्लानिंग. जस्ट यू आर जस्ट व्हाट यू आर डूइंग, यू आर जस्ट लुकिंग एट कि व्हाट इज मटेरियल फॉर मी, व्हाट इज. अच्छा, अब मैंने क्या किया, इसको वापस रिमूव कर दिया ये बताने के लिए कि भाई ये तो मटीरियलिटी से नहीं बल्कि परफॉर्मेंस मटीरियलिटी से कंपेयर होंगे. एग्रीड? अच्छा, अब मैं तुमसे एक बात पूछता हूं, प्लीज सुनना, प्लीज सुनना. एक अमाउंट मैंने निकाली हुई है ट्रिवियल, वो निकाली हुई है मटीरियलिटी का 5%. देखो ये आता है, ये आता है, आ रहा है. अच्छा, स्टैंडर्ड आपको इजाजत दे रहा है कि क्लियरली ट्रिवियल का मतलब है आपकी मटीरियलिटी जो आपके लिए 100% है. नहीं, यही बात समझ भाई. प्रॉफिट बिफोर टैक्स का 5% आपके लिए तो 100% है ना, हाँ या नहीं? उसका भी 5%, ये इससे कम दिख रहा है, हाँ या नहीं? ये पूरा भी गलत हो जाए ना, आपकी जिंदगी पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा. नहीं, ये बात समझ. ये पूरा भी गलत हो जाए, आपकी जिंदगी पे इफेक्ट. तो वो कह रहा है कि यार जब आपके कोई आइटम्स ऐसे हो जो ट्रिवियल हो, ट्रिवियल बिल्कुल नेग्लिजिबल, उस पर काम कर लेना, बट इतना फोकस नहीं करना कि अपना ज्यादा टाइम वहां लगा दिया. क्यों? मटीरियल भाई, एक क्वालिटी चीज पे टाइम लगाना चाहिए था, रिस्की चीज पे टाइम लगाना चाहिए था, मटीरियल चीज पे. क्योंकि आप तो वादा करके आए कि वी विल गिव रीजनेबल एश्योरेंस दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम, और माशाल्लाह आप फोकस कर रहे हैं क्लियरली इमटेरियल. तो 5% क्लियरली इमटेरियल. क्लियरली इमटेरियल का मतलब है पूरा भी गलत हो जाए, अब उसके आधे पे भी नहीं पहुंचेगा. तो क्या ये, मैं आपसे पूछता हूं, ट्रिवियल का मतलब बिल्कुल सही कह रहा है. क्या मुझे एक बात बताओ कि क्या वो सही कह रहा है कि ट्रिवियल का मतलब है नेग्लिजिबल? हाँ, सही कह रहा है वो. ट्रिवियल का मतलब क्या है? अच्छा, ये आपको थ्रेशोल्ड पता है क्यों पता होने चाहिए? एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लाइन आइटम है, एग्जांपल दे रहा हूं, एक बैंक है, उसमें स्टेशनरी बैंक है, बिलियन ऑफ रुपीस की बैलेंस शीट है, उसमें उसकी मटेरियलिटी 250 मिलियन अज्यूम कर रहा हूं, और उसकी स्टेशनरी पड़ी हुई है 5 मिलियन की. आपने टीम को बोलोगे जाओ स्टेशनरी काउंट करके आओ, क्यों नहीं काउंट करने क्यों नहीं भेज रहे? टाइम जाया होगा. ये सही बात है ना, टाइम वेयर यू वांट टू फोकस ऑन मटेरियल आइटम्स.
क्लियर है? एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसकी किताबों में इन्वेंट्री आ रही है, देखो यहाँ पे कितनी आ रही है, काउंट करने भेजोगे फोकस के साथ, काउंट इंस्ट्रक्शंस देखोगे, सिखाया था तुम्हें काउंट इंस्ट्रक्शन। अच्छा, और फिर आप एक एक इन्वेंट्री को सैंपल पे खोल के भी देखोगे और देखोगे खराब इन्वेंट्री अलग है या नहीं है, और फिर उसकी एनआरवी टेस्टिंग पे क्यों पंचायत कर रहे होते नहीं, मटीरियल। और फिर इंटरनल कंट्रोल करते वक्त तुम्हें अलग अलग रिस्क भी निकल के आए थे, वो इसी मटीरियल आइटम के अंदर छुपे हुए हैं। मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, जब आप ऑल टुगेदर जब ऑडिट करने जाते हो ना, तो हम यूआई में क्या पूरी फर्म, पूरी दुनिया में यही करती हैं फर्म्स, करती हैं कि पहले मटीरियल की थ्रेशोल्ड निकालती है अंडरस्टैंडिंग वगैरह लेके और इंटरनल कंट्रोल की अंडरस्टैंडिंग लेके, फिर वो देखते हैं इसमें से कौन कौन सा आइटम मटीरियल है और उसके कंट्रोल्स की अंडरस्टैंडिंग हमारे पास होती है, हाँ या नहीं। और फिर हम मटीरियल आइटम पे देखते हैं कौन कौन से कंट्रोल्स पे कौन कौन सी असर्शन हिट हो रही थी, याद है? अगर क्वालिटी चेक नहीं हो रहे माल बेचने से पहले तो क्या रिटर्न आएगा, हाँ या नहीं? तो आपको होगा ना ये इन्वेंट्री अंडर स्टेटेड है। वाई अंडर स्टेटेड? रिटर्न आया होगा, उसने रिकॉर्ड नहीं किया होगा। अच्छा, और जो ये बिल्कुल ट्रिवियल है, बिल्कुल नेग्लिजिबल है, इस पे काम नहीं करेंगे या ज्यादा काम नहीं करेंगे? क्लियरली ट्रिवियल, नेग्लिजिबल। आप गए, आपने बोला अच्छा ये है, इस पे कोई इतना खर्च, क्योंकि रिस्क ही नहीं है यार, बिल्कुल बिल्कुल खत्म, कुछ है ही नहीं। तो ये कह रहा है ये बेंचमार्क आप निकाल के रख लो। अच्छा, अभी मैंने परफॉर्मेंस मेंटेलिटी को कैसे आपको डिफाइन किया कि आप ये मेक श्योर करना चाह रहे हैं कि कोई भी आपकी अनडिटेक्टेड मिस स्टेटमेंट ऊपर वाले से ऊपर ना जाए। अब मैं देखो इसमें कनेक्ट कैसे करता हूं, एक जरा हल्का सा ट्रिवियल पर बिल्कुल काम नहीं करेंगे, नहीं मैंने कब कहा ज्यादा काम नहीं करेंगे, वाई खुद जवाब दे दो क्यों? नेग्लिजिबल है। अच्छा, डू यू वांट टू फोकस ऑन द रिस्की थिंग्स? देन व्हाई वी वुड बी फोकसिंग ऑन द नेग्लिजिबल थिंग? आई एम नॉट टेलिंग कि इस पे कोई सबूत नहीं होगा, आधा तो सबूत तो होगा। अदर पेबल में हो सकता है इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह के अक्रूवल हो, ऐसा है, हाँ या नहीं? अच्छा, इसको ना हम प्लीज सुनना, स्टेशनरी की अमाउंट ट्रिवियल अमाउंट से कम तो मसला नहीं है बेटा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, आप लोग सुनते ही नहीं हो। मैं कह रहा हूँ ट्रिवियल एक बैंक है, उस पर स्टेशनरी भरी हुई है 5 मिलियन की, बिलियन रुपीस की बैलेंस शीट है, 500 मिलियन की उसकी मटीरियलिटी है, 500 का 5% कितना बनता है? 50 मिलियन। मैं कह रहा हूं ऐसे 5-5 मिलियन के 10 और आ जाए ना, उसके बाद भी ट्रिवियल क्रॉस नहीं होगा। नहीं समझ रहे इस बात को? उसके बाद भी ट्रिवियल क्रॉस नहीं होगा। फोकस देखो, आई एम नॉट सेइंग नॉट टू वर्क ऑन इट, आई एम जस्ट सेइंग not to spend much time on it. This is what we call planning. यार तुम्हें फोकस किस पे करना है? मटीरियल आइटम पे, रिस्की आइटम्स पे। Do you think this is material? अच्छा, you will not perform any work on it, but not to the extent. अच्छा, मैं इसमें से 500 सैंपल निकाल के आ गया, बहुत ज्यादा है ना? टाइम है आपके पास? नहीं, इतने पैसे दिए थे कि ये काउंट करो, खत्म हो गई बात। फोकस where the risk arises, जहां पे रिस्क है। यही तो मैं सिखाता हूं, मैं क्यों ऑडिट में इतनी चीजें तुम्हें कहानियां सुनाता हूं, कैसे पिक करता हूं, यही तो है। फजूल चीजों पे टाइम नहीं लगाता। आई फोकस ऑन where the risk is। पहले बताओ मेरे बच्चों, ऑनलाइन वालों, आप सब ये बात समझ आ रही है? ये पूरे कॉन्सेप्ट में भी उतार दूंगा अभी। सुनो, एक आखिरी चीज रह गई है इसमें। पहले बताओ ये समझ आया कि हम मटीरियल आइटम को कैसे पिक कर रहे हैं? अच्छा, मटीरियलिटी को देख के, उसके आधे को देख के, और आधा क्यों किया? कोई अनडिटेक्टेड मिस स्टेटमेंट्स जो हैं डिटेक्ट हो जाए और उससे ऊपर ना जा पाए। अब कहानी सुनो, मैं करता क्या हूं उसके साथ, सुनना। लेट्स से आपने कहा कि सर ये जो इन्वेंट्री है, मुझे जल्दी से देख के बताओ क्या परफॉर्मेंस मटीरियलिटी से ऊपर है? कौन सा अकाउंट है ये? सिग्निफिकेंट अकाउंट है, आपको इस पे काम करना चाहिए। अबे इवन ये तो मटीरियलिटी से भी ऊपर था, वैसे ही बनता था, पर हमने तो लोअर लेवल किया ना ताकि ज्यादा चीजें हम ऑप्ट करें, ऐसा ही है। अब देखो मैं करूंगा क्या, हमारी ईवाई की मेथोडोलॉजी क्या, सुनना। मेरी परफॉर्मेंस मटीरियलिटी जो है वो कितनी है? 125 मिलियन। अच्छा, प्लीज यार ये तुम लोगों ने मुझे बताना है फोकस होके 125 मिलियन। अब सुनना मैं करूंगा क्या, मैं ऑडिट किसका कर रहा हूं?
मैं ऑडिट किसका कर रहा हूं? नहीं, अभी इन्वेंट्री का, क्योंकि इन्वेंट्री में डिटरमाइन कर चुका हूं कि मेरे लिए सिग्निफिकेंट है। मेरी परफॉर्मेंस मटेरियलिटी से भी ऊपर है और मटेरियलिटी से भी। डू यू कंसिडर दिस अकाउंट एज अ सिग्निफिकेंट अकाउंट? यस। अब आगे सुने, मैं तुम्हें गेम क्या सिखाने लगा हूं। ये तुमने पिक कर लिया तो ऑडिट की तुम्हारी ग्रिप आ जाएगी। सुनो इधर मैं कैसे पिक करता हूं, सुनो इधर। मैंने कहा ये आ गई परफॉर्मेंस मटेरियलिटी, कि इस पे काम करना था। अच्छा मुझे बताओ, इस 500 मिलियन के अंदर जो आइटम्स होंगे, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जो आइटम्स होंगे वो आइटम्स 1 2 या थाउजेंड्स होंगे? वेरी गुड, थाउजेंड्स होंगे। सुनना इधर। अच्छा, थाउजेंड्स के अंदर हो सकता है कुछ 5 मिलियन, कुछ 10 मिलियन, कुछ 2 मिलियन, ऐसे करता हूं। अलग अलग इनवॉइसेस होंगी ना, अलग अलग इन्वेंट्री होंगी, अलग अलग आइटम होंगे, आइटम होगा उसकी अमाउंट होगी, आइटम होगा उसकी अमाउंट होगी, आइटम होगा उसकी अमाउंट होगी, ऐसा ही है। अच्छा अब सुनना, 2 मिलियन हो गया। अच्छा कुछ 1 लाख वाले भी आइटम होंगे, पर 1 लाख वाले जो आइटम होंगे, सुनना मेरी बात, 1 लाख वाले आइटम है जो मैं कह रहा हूं वो क्वांटिटी में कोई 5000 है। 5 मिलियन का कोई स्पेशल आइटम है, ये क्वांटिटी में 2 हैं। 10 मिलियन वाले आइटम है, ये क्वांटिटी में 10 हैं। यानी पूरी स्टॉक शीट होती है ना कि 5 मिलियन के 10 आइटम, इसके ये आइटम, इसके ये आइटम। तो अच्छा कुछ ऐसे आइटम होंगे छोटे 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 छोटे, पर बहुत सारे होंगे, जिसकी वैल्यू कुल मिला के ज्यादा बन सकती है। अब सुनना, अब गेम क्या है जरा समझना इस बात को। अब मुझे ना वेरिफिकेशन करनी है इन्वेंट्री आइटम्स की। मुझे क्या लगाना होगा? सैंपल। क्या लगाना होगा भाई? अच्छा अब प्लीज मुझे इस बात का जवाब देना, जब मैं सैंपल लगाऊंगा यहां पे, जब मैं सैंपल लगाऊंगा तो हमारी ईवाई की मेथोडोलॉजी ये कहती है कि आप निकाल लें टेस्टिंग थ्रेशोल्ड। इस बात को समझिएगा, क्या निकाल रहा हूं मैं? अच्छा परफॉर्मेंस मटेरियलिटी किस लिए डिटरमाइन होगी? सिग्निफिकेंट अमाउंट निकालने के लिए। अच्छा अब मुझे कहा यह जा रहा है, आप पहले ये देखें आप कौन सी असर्शन को वेरीफाई करना चाह रहे हैं, कौन सी। मैं आपको हिंट दे रहा हूं, मेरे के साथ बने रहना है यहां पे। मैं कहने ये लगा हूं कि मैं क्योंकि इन्वेंट्री की वाउचिंग कर रहा हूं। वाउचिंग का मतलब है मैं देख रहा हूं कि इन्वेंट्री सही वैल्यू पे खरीदी गई थी, मेरा राइट है या। अच्छा एग्जिस्टेंस के लिए तो मैं काउंट करके आया था, एग्जिस्टेंस के लिए तो मैं काउंट करके आया था, यहां तक हम साथ हैं। एग्जिस्टेंस के लिए मैं काउंट करके आया था। अब मैं ये देख रहा हूं कि जो साल में परचेज की गई है, क्या वो परचेजेस सही वैल्यू पे रिकॉर्ड हुई थी या नहीं हुई थी। तो मुझे ये कहा जाता है, अपने आप से सवाल पूछो, असर्शन टेस्टेड कौन सी है? अच्छा मैंने कहा जो असर्शन है वैल्यूएशन है, राइट है, ऐसा ही है। एग्जिस्टेंस तो बेटा मैं अलग से चेक करके आया हूं ना, ये तो मैं परचेजेस देख रहा हूं कि क्या जो परचेज रिकॉर्ड हुई है उस पर वैल्यू सही थी या उस पर राइट था। तो इनवॉइस अगर मेरे नाम पे तो मेरा राइट होगा, हाँ या नहीं। अच्छा अब ये 2 असर्शन हैं इसके अंदर। मेरी बात सुनना मेरे बच्चों, बात सुनना, यहां तक बात समझ आ रही है कि इसके अंदर 2 असर्शन है। मैं टेस्ट किसको कर रहा हूं? इन्वेंट्री को। किसको टेस्ट कर रहा हूं? परचेजेस को। मैं एग्जिस्टेंस को टेस्ट नहीं कर रहा, अल्लाह की कसम एग्जिस्टेंस को काउंट करके आया था, उस पर मुझे तसल्ली है। अब मैं कह रहा हूं वो जो काउंटेड आइटम्स है उसकी वैल्यू सही है या नहीं है। पहले बताओ, यहां तक बात समझ आ रही है? मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जो काउंटेड आइटम है उसकी वैल्यू सही है या नहीं है। अब मुझे पूछा गया, मेरे भाई ये बता दो कि तुम जब रिस्क असेसमेंट कर रहे थे या इंटरनल कंट्रोल का जायजा ले रहे थे? रिस्क असेसमेंट कर रहे थे और तो मुझे ये बता दो, इंटरनल कंट्रोल के जायजे में तुमने क्या कोई परचेजेस रिकॉर्ड करते हुए गलती देखी? होता है ना, वो हम देख रहे होते हैं कि मेकर चेकर प्रिंसिपल होता है कि हो सकता है कि वो रिकॉर्ड कर लेता था किस बेस के ऊपर? परचेज ऑर्डर के बेस पे, ना कि जीआरएन के बेस पे। किस पे रिकॉर्ड होता है? उसने किस पे किया हुआ था? अच्छा अगर 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 उसमें कोई भंड है तो मेरा जो कंट्रोल रिस्क है वो हाई हो जाएगा, वो कंट्रोल रिस्क है वो। अच्छा अदरवाइज मेरा कंट्रोल रिस्क क्या होगा? अच्छा अब करना क्या होता है, हमें कहा गया, हमें ये कहा गया कि इस परफॉर्मेंस मटीरियलिटी का ना आप 5% लें। परफॉर्मेंस मटीरियलिटी का कितना आता है 5%? 6.25।
कहा ये गया, अच्छा ये लोअर रखवाइए, मैंने क्या रखवाई है, कहा ये गया, प्लीज सुनना, कहा ये गया कि कोई भी आइटम पूरी स्टॉक शीट के अंदर कोई भी आइटम आपका 6.25 मिलियन से ऊपर होगा ना, आपने उसको सेलेक्ट करना है। इसको हम कहते हैं की आइटम्स। क्या कहते हैं? अच्छा मैं आपसे एक बात पूछूं, अगर आप इस बात को पिक कर पाओ, नहीं कर पाओगे मैं 10 बार भी रिपीट कर दूंगा आज। पहले बताओ परफॉर्मेंस मेटेरियलिटी किस लिए उठाई थी? सिग्निफिकेंट अकाउंट, सिग्निफिकेंट अकाउंट। और मैंने कनेक्ट किया था कि मैं ये मेक श्योर करना चाहता हूं कि मेरी अनडिटेक्टेड मिस स्टेटमेंट्स क्या हो जाएं। आज वो सिखाने लगा हूं, अभी उससे कनेक्ट कर रहा हूं। मुझे बताओ ये परसेंटेज मैंने जितनी कम रखूंगा उतने ज्यादा आइटम सेलेक्ट करूंगा। नहीं है ये बात समझ? यानी मुझे ये कहा जा रहा है कि टेस्टिंग थ्रेशोल्ड क्या है? वो आइटम जो तुम टेस्ट करोगे, कंफर्म टेस्ट करोगे, और हवाओं में या रिस्क के बेस पे। अच्छा अगर तुम्हारा कंट्रोल रिस्क हाई था तो ये परसेंटेज और कम हो जाएगी। अच्छा तो यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि सर हर लाइन आइटम का टेस्टिंग थ्रेशोल्ड की परसेंटेज अलग हो सकती है? ये कैसे पता? रिस्क के बेस के ऊपर। अच्छा तो अगर जितनी परसेंटेज तुम कम रखोगे उतने आइटम ज्यादा सेलेक्ट होंगे, ऐसा है? तो इन सब में से देख के बताते हो कि ये जो 10 मिलियन वाली 10 क्वांटिटी उठेंगी? हाँ 10 मिलियन वाली तो उठेंगी ना, 6.25 से ऊपर है, होंगी। अच्छा और अगर मैं कहूं कि 7 मिलियन वाली, 7 मिलियन वाली, 8 मिलियन वाली, वो भी होंगी, वो सारी चेक करनी पड़ेंगी। अच्छा और फिर जो इससे नीचे हैं उन सबको मिला के सैंपल होगा, उन सबको मिला के। कोई आपसे पूछेगा मेरा भाई मुझे ये बताओ कि तुम, अच्छा अभी हम प्लानिंग स्टेज पे या परफॉर्मेंस? परफॉर्मेंस। प्लानिंग हो चुकी थी, तो आप तो परफॉर्म कर रहे हो यार, अब तो ऑडिट कर रहे हो, इसके बाद तुम्हें सबूत मिल जाएंगे, फिर क्या करोगे? कंक्लूड। वही तो सिखाया था रिपोर्ट में, देखो यही तो सिखाया था। यानी अब तुमने क्या किया, जब शुरू में तुम ऑडिट में एंटर हुए तुमने बोला लेट्स सी व्हाट आर द मटेरियल आइटम्स, पता किए हाँ या नहीं? वे टू फोकस ऑन पता किया, तो तुमने लोअर लेवल ऑफ मटेरियलिटी, परफॉर्मेंस मटेरियलिटी क्यों निकाली? सिग्निफिकेंट अकाउंट मिल जाए और ये पता लग जाए कि भाई तुम्हारा कोई अनडिटेक्टेड मिस स्टेटमेंट का रिस्क क्या हो जाए, क्योंकि तुम सैंपल पे ऑडिट करते हो। देखो अनडिटेक्टेड का कम कैसे किया, मुझे बताओ, मेरा रिस्क और बढ़ गया है, मैं इस परसेंटेज को 2% कर दूंगा, हाँ या नहीं? 2% पे कितना आता है वैसे? जल्दी बताओ ऑनलाइन, जल्दी से 2% पे कितना आता है? 2. अब मैं तुमसे पूछता हूं 2.5 मिलियन आ गया, क्या ये 5 मिलियन वाली 2 इनवॉइसेस उठाओगे? लाजमी करना पड़ेगा। तुम्हारा रिस्क ज्यादा है तो तुम बोलोगे जिस क्लाइंट पे रिस्क इस जगह पे अगर ज्यादा है, तो क्या हवाओं में कह रहे हो कोई वजह है? असेसमेंट की थी, रिस्क असेसमेंट की थी, उसी के लिए कर रहे हो। अच्छा एक मजे की बात करता हूं, सुने, तुम जब काउंट कर रहे थे ना, तुम्हें पता लगा या तुम्हें एनवायरनमेंट से पता लगा कि कॉम्पिटिटर ने नया प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया है, ये कंट्रोल रिस्क है इनहेरेंट रिस्क है? इनहेरेंट रिस्क है। जल्दी बताओ ऑनलाइन, कंट्रोल रिस्क है इनहेरेंट रिस्क है? एक कंपोनेंट ऑफ रिस्क। अच्छा फिर तुम्हें पता लगा सोने पे सुहागा, ये अपने वेयरहाउस के अंदर उस इन्वेंट्री को, खराब इन्वेंट्री को अलग नहीं रखते। फिर वैल्यूएशन, एनआरवी। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं, तुमने बता दिया, मैं बोलूंगा मेरी मेहनत जितना भी मैंने शोर किया ना यहाँ पे अभी वो सफल हो गई है, मुझे इतना बता दो और मजा आ जाएगा कि तुमने बता दिया, मतलब उम्मीद है कि बता दोगे इंशाल्लाह। मुझे एक बात बताओ, अब तुम सैंपल सेलेक्ट करोगे, ये चेक करने के लिए ये इन्वेंट्री बाद में कितने की बिकी? क्यों? एक बेवकूफ बच्चा ये चेक करे खरीदी कितने की, वो कॉस्ट है, आपको एनआरवी टेस्टिंग करनी है। अच्छा मैं तुम सबसे पूछता हूं, एनआरवी टेस्टिंग के लिए असर्शन इज वैल्यूएशन, हाँ या नहीं? तुमसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पूछा है, मुझे बताओ इस पे इनहेरेंट रिस्क लो है हाई है? हाई पक्का? अच्छा तुमसे सॉफ्टवेयर पूछा है कंट्रोल रिस्क लो है हाई है? हाई है, अलग नहीं रखता। ओवरऑल ऑडिट रिस्क, तो अब तुम्हें सैंपल उठाना है उन आइटम्स का जो मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मौजूद है और देखना वो बाद में कितने के बिके। सैंपलिंग में सैंपल करने के लिए तुम्हारा रिस्क है कि कोई चीज डिटेक्ट होने से ना रह जाए,
कोई चीज डिटेक्ट होने से उसको कम करने के लिए तुम अपनी परफॉर्मेंस मटेरियलिटी का टेस्टिंग थ्रेशोल्ड कम रखोगे या ज्यादा? तो इससे क्या होगा? जो की आइटम्स हैं वो ज्यादा हो जाएंगे, तो जो बाकी बचेगा सैंपलिंग हो जाएगी। पहले बताओ, कॉन्सेप्चुअली दिमाग में भेजे में फिक्स होता है कि हाउ डू वी रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनडिटेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स। ये वो तरीका था। बात समझ आती है? अल्लाह का शुक्र है। पहले बता दो भाई, मटेरियलिटी भेजे में बैठ गई। देखो ये क्लियर कट तुम्हारे दिमाग में बिठा दिया मैंने, व्हाट इज मटेरियलिटी, व्हाट इज परफॉर्मेंस मटेरियलिटी एंड ट्रिवियल। क्लैरिटी है? आपको बताऊं, हमारा ऑडिट सॉफ्टवेयर जो है ना, किसी लाइन आइटम के अंदर जो ट्रिवियल होता है ना उसको उठाता ही नहीं है। क्यों? बात समझ आ रही है? ये बात है। तो पहले बता दो, बेहतरीन हो गया। पहले बता दो भाई, पक्की बात है, सही है। अच्छा, तो अब यहां पे मैंने तुम्हारे भेजे में फिक्स तो कर दिया कि व्हाट इज मटेरियलिटी। अब हम अल्हम्दुलिल्लाह वापस से रिपोर्ट पे जा सकते हैं, पर कल की क्लास से, सही है। चलो मिलते हैं। बट प्लीज यार, एक तुमसे रिक्वेस्ट है, मैं मटेरियलिटी का ना वो हिस्सा अपलोड करूंगा ताकि तुम्हारा थ्योरेटिकल एस्पेक्ट भी कवर हो जाए। मैंने कर दिया है, तो उसको एक नजर देख लेना। तुम खाली देखोगे ना, तुम्हें समझ आएगा कि क्या चल रहा है। उससे ज्यादा करा चुका हूं। क्लियर है? प्लीज ये रिक्वेस्ट करके आना, उस पर जो सवाल हो हम बैठ के कर लेंगे डिस्कस। सही है? चलें, ओके, अल्लाह हाफिज। हाँ जी, सैटरडे